अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 207। पारस ने हेल्मा से कहा, गाड़ी इसी कच्चे रास्ते पर मोड़ लो, हम बस्ती में रात गुजारेंगे। हेल्मा आगे जाकर गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ने लगी। पारस ने कहा, ज़रा गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। उसने कहा, सलारा मेरे पास चली आओ। इस बस्ती के लोग तुम्हारे आदमी हो सकती हैं, लिहाजा मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल करता रहूँगा। वो अगली सीट से निकलकर पिछली सीट पर आ गई। गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद ही घास फूस की झोंपड़ियां नजर आईं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर औरतें, बच्चे और मर्द बाहर निकल आए। एक मोटा सा हबशी गले में हड्डियों की माला पहने हुए था। सर पर किसी जानवर की खाल थी। उस पर जंगली भैंसे के दो बड़े बड़े सींग नजर आ रहे थे, जैसे वो सींग मोटे हबशी के सर पर उगे हों। वो उनका सरदार मालूम होता था। हेल्मा ने एक जगह गाड़ी रोक दी। पारस ने सलारा के लिबास को पीछे से पकड़ते हुए कहा, चलो उतरो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सब लोग पारस के हाथ में रिवॉल्वर देखकर पीछे हट गए। उनके सरदार ने गुस्से में कुछ अपनी जुबान में कहा। सलारा ने उसी की जुबान में कुछ जवाब दिया। पारस ने कहा, क्या ये अंग्रेजी नहीं समझते? और अगर नहीं तो मुझे बताओ, तुम क्या बोल रही हो? मैं इसे समझा रही हूँ, कोई हमाकत न करे, तुम्हारा निशाना बहुत खतरनाक है। उनसे कहो हमारे रहने के लिए एक झोंपड़ी खाली कर दें, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। वो यही बात कहने लगी। पारस ने दूर एक झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सबसे अलग थलग है, हम वहाँ रहेंगे। इनसे कह दो झोंपड़ी के करीब कोई ना आए। अगर किसी के कदमों की आवाज़ भी मिलेगी तो मैं गोली मार दूंगा। अपने सरदार के हुक्म पर उस झोंपड़ी के मकीन अपना सामान लेकर निकलने लगे। एक बच्चा आसमान की तरफ हाथ उठाकर दौड़ता जा रहा था और मुंह से ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे हवाई जहाज़ चला रहा हो। पारस ने अचानक ही सरदार से अंग्रेजी जुबान में पूछा, क्या यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर गुजर चुका है? सरदार ने बेख्तियार हाँ के अंदाज में सर हिलाया। फिर वो परेशान होकर सलारा को देखने लगा। पारस ने कहा, देखा, मैंने इसे यहाँ आते ही अंग्रेजी सिखा दी। तुम्हारी सलामती इसी में है कि इससे अंग्रेजी में गुफ्तगू करो। वो गुस्से से बोली, तुम जैसे जाहिल कौम के सरदार होते हैं, तुमने इसकी बात पर सर क्यों हिलाया? वह बेबसी से बोला, 1 घंटा पहले यहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था, बात दुरुस्त थी। बेख्तियार मेरा सर हाँ के अंदाज में हिल गया। सलारा ने दूर उस बच्चे को खेलते हुए देखा जो अभी फिजा में हाथ उठाकर जहाज उड़ाने के अंदाज में दौड़ रहा था। फिर पारस से कहा, बाई गॉड, तुम खतरनाक हद तक ज़हीन हो। तुम मेरी तारीफ़ करो, मैं तुम्हारी जहानत की तारीफ़ करता हूँ। तुम हालात को समझते हुए मेरे अहकामात की तामील करती जा रही हो, लेकिन किसी वक्त भी मेरे लिए ज़बरदस्त खतरा बन सकती हो। वो बातें करते हुए झोंपड़ी के अंदर आ गए। पारस ने अंदर आकर चारों तरफ झोंपड़ी का जायज़ा लिया। फिर हेल्मा से कहा, तुम बाहर जाकर चारों तरफ घूम कर देखो, अगर कोई करीब नजर आए तो सरदार को वार्निंग दो। आइंदा आसपास कोई देखा ना जाए और उनसे एक बड़ी सी रस्सी मांग कर ले आओ। हेल्मा बाहर गई। सलारा ने पूछा, रस्सी का क्या करोगे? मैं हमेशा एक हाथ से तुम्हारा लिबास पकड़कर दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लिए निगरानी नहीं कर सकता। तुम्हें बांधकर एक तरफ डालना होगा। थोड़ी देर बाद हेल्मा रस्सी लेकर आ गई। पारस ने कहा, मैं रिवॉल्वर लिए खड़ा हूँ, इसके हाथों को अच्छी तरह पुश्त पर बांध दो। हेल्मा उसे बांधने लगी। फिर उसके पाँव भी बांध दिए। उसने कहा, झोंपड़ी के आसपास कोई नहीं, सरदार अपने दरवाजे पर खड़ा हमारी झोंपड़ी की तरफ देख रहे। बाहर जाकर कहो सलारा उसे बुला रही है, जब वो आने लगे तो मुझे बता देना। वो बाहर गई। फिर ऊंची आवाज़ में सरदार से बोली, सलारा उसे बुला रही है। फिर चंद लम्हों बाद उसने कहा, मास्टर पारस, वो आ रहा है। पारस ने कहा, सलारा, अब तुम अपनी जुबान से कहो कि वह हमारी झोंपड़ी के अंदर आ जाए। सलारा ने ऊंची आवाज़ में उसे अंदर आने के लिए कहा। वो बाहर से चीख कर बोला, मैं तुम्हारी झोंपड़ी के अंदर नहीं आऊँगा, मुझसे जो बात करना है बाहर आकर कहो। पारस ने कहा, तुम नहीं आओगे तो मैं सलारा को गोली मार दूंगा। इसे जान से मारकर मेरा क्या बिगाड़ दोगे? हमारी इनकी दोस्ती बस इतनी ही है कि वो हमें हफ्ते में खाने का सामान पहुंचाती हैं, हम इनकी खिदमत करते रहती हैं। सलारा ने नागवारी से पूछा, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? इसे एहतियाती तदाबीर कहते हैं। जब तुम्हारे भाई जॉर्ज ने हेलीकॉप्टर वालों को वापस जाने के लिए कहा तो वो दूर हो गए थे। मैं इस धोखे में रहा कि वो किले की तरफ वापस गए हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर इस बस्ती की तरफ आए थे। इस बस्ती से भी आगे गुजर कर वो कहीं उतर गए हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, वो यहाँ किसी वक्त भी शब खून ज़रूर मारेंगे। वो कारतूस की पेटी शाने से लटका कर रिवॉल्वर लिए बाहर आया। फिर हेल्मा से बोला, ज़रा झोंपड़ी के आसपास देखो। उसने घूमकर देखा, फिर कहा, कोई नहीं है। सामने सरदार कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। पारस ने उसे निशाने पर रखते हुए कहा, मैं अपनी निशानाबाजी दिखाना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारे सर के किस सींग को निशाना बनाऊं? सरदार ने कहा, बच्चे हो बच्चे ही रहो, ये सींग अजमत और ताकत की अलामत हैं, इसे सिर्फ हुक्मरान पहनते हैं और जिसे चाहते हैं सींग मारते हैं। फिर उसने हेल्मा से कहा, सलारा के पाँव खोल दो, हाथ बंधे रहने दो, फिर इसे यहाँ ले आओ। हेल्मा अंदर गई। थोड़ी देर बाद सलारा को धक्का देते हुए बाहर ले आई। पारस ने कहा, यह अजमत और ताकत की अलामत सींग पहने खड़ा है,
मगर ये नहीं जानता कि एक जंगजू हुक्मरान या सिपाही की ताकत इसके पाँव में होती है। ये पाँव उसे मैदान जंग में साबित कदम रखते हैं या फिर बुज़दिल की तरह भागने पर मजबूर कर देते हैं। जब पाँव नहीं रहेंगे तो अजमत और ताकत कहाँ रहेगी। ये कहते उसने ठाएं से गोली चलाई। सरदार चीख मारकर उछला और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी एक टांग जख्मी हो गई थी। ये मंजर देखते ही तमाम हबशी नेज़े और तीर कमान लेकर अपनी अपनी झोंपड़ियों से निकलने लगे। पारस ने कहा, सलारा, अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो इनकी ज़ुबान में समझाओ। किसी ने भी हमला किया तो तुम्हारे साथ साथ इनके सरदार की भी जान जाएगी। वो सलारा के पीछे 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था और सरदार को निशाने पर रखे हुए था। सलारा से पहले सरदार ने चीख कर उन्हें अपनी ज़ुबान में समझाया, कोई हमला न करे, यह पागल का बच्चा हमें कुछ सोचने समझने और फैसला करने की मोहलत नहीं देता है, फ़ौरन गोली चला देता है। सलारा उसकी बातों का मतलब पारस को समझा रही थी। पारस ने चारों तरफ खड़े हुए हबशियों को टटोलती हुई नज़रों से देखा। उनमें कई तगड़े जवान थे। उसने अंग्रेजी में पूछा, मैं मालूम करना चाहता हूँ यहाँ ऐसा कौन शहज़ोर है जो अपने सरदार की जगह ले सकता है, क्योंकि जो ज़मीन पर गिर पड़े और हुक्मरानी के इन सींगों को संभाल कर ना रख सके वो सरदार बनकर रहने का मुस्तहिक नहीं। सरदार ने तड़प कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे आदमियों को मेरे मुकाबले पर ला रहे हो? नहीं नहीं, मैं सरदार हूँ, सरदार रहूँगा। एक हट्टे कट्टे कद्दे आवर जवान ने आगे बढ़कर अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मैं ज़्यादा शहज़ोर हूँ और यहाँ किसी को भी मुकाबले के लिए चैलेंज कर सकता हूँ। उसके चैलेंज पर कितनों के सर झुक गए थे जो तगड़े जवान थे और मुकाबला कर सकते थे। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। उनमें से 2 ने आगे बढ़कर उस शाहज़ोर की हमायत में कहा, हम इसकी हमायत का ऐलान करते हैं, सरदार इसी को बनना चाहिए। उन दोनों ने आगे बढ़कर ज़मीन पर पड़े हुए सरदार के सर से सींगों वाला ताज उतारा, फिर उसे शाहज़ोर के सर पर लाकर रख दिया। इसके साथ ही बस्ती के तमाम मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े घुटने टेक कर उसके सामने सर झुकाने लगे। नए सरदार ने पारस को मुखातिब करके कहा, यू यंग बाबा, तुम्हारे आने से मेरे सरदार बनने का रास्ता आसान हो गया। बोलो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पारस ने कहा, आज रात हम पर भारी है, बाहर से हमला होगा, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? नए सरदार ने सलारा की तरफ बेबसी से देखा, फिर पारस से कहा, मादाम का हम पर एहसान है, रात को हमला करने वाले भी इनके आदमी होंगे। वो हमें हथियार और बारूद सप्लाई करते हैं, खाने की चीज़ें देते हैं। हम इनसे नमक हरामी नहीं कर सकेंगे। फिर क्या कर सकोगे? हम आपको यहाँ से भागने का मौका देंगे। आप यहाँ से जितनी दूर जा सकते हैं चले जाएं, अपनी जान बचाने की कोशिश करें। यानी तुम मेरे लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हो? सलारा और इसके भाइयों के नमकख्वार और वफादार हो। क्या तुम सलारा को मरते हुए देख सकोगे? हरगिज़ नहीं। यही तो समझा रहा हूँ। जब रात को बाहर से हमला होगा, लोग मुझे मारने आएंगे तो मैं सलारा को मार दूंगा। क्या तुम इसे बचा सकोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं उसी वक्त ऐसा नहीं करूँगा जब तुम बाहर से आने वालों को हमला करने की इजाज़त नहीं दोगे। नमक हलाली और वफादारी बहुत अच्छी चीज़ है। अब बताओ, सलारा को कैसे बचाओगे? वो लच कर रह गया, कोई जवाब ना दे सका। बेबसी से सलारा को देखने लगा। सलारा ने हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर पारस को देखते हुए पूछा, आखिर तुम कितने चालाक हो? इस बेचारे को मेरी ही वफादारी की जंजीर में जकड़ रहे हो। मैं जानता हूँ इस वक्त चारों तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, लिहाजा तुम्हें मुश्किलात में डालने की कोशिश करूँगा। इसी में मेरा तहफ़्फ़ुज़ है। तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं कैदी की तरह तुम्हारे साथ इत्मीनान से हूँ। जानती हूँ आगे जाकर क्या होगा। हम तुम कुछ नहीं जानते, आगे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नए सरदार ने कहा, मैं इतना वादा करता हूँ कि मेरे किसी आदमी की तरफ से तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो और तुम्हारा मुझ पर एहसान है, लेकिन बाहर से आने वाले तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे तो मैं खामोश तमाशाई की तरह देखता रह जाऊँगा। अगर तुम मादाम सलारा को जान से मारना चाहोगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमला करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो मादाम को बखैरियत यहाँ से ले जाएं। मैं इतना ही चाहता हूँ तुम्हारा कोई आदमी मेरी मुखालफत ना करे, बाकी मैं आने वालों से निमट लूँगा। वो सलारा और हेल्मा के साथ झोंपड़ी के अंदर आ गया। रात हो चुकी थी। जानवरों की चर्बी से जलाए जाने वाले चिराग रोशन थे। चूंकि आज मेहमान आए हुए थे और वहाँ एक नया शख्स सरदार बना हुआ था, इस खुशी में कई मशालें रोशन की गई थीं। वो लोग ढोल ताशे बजाकर नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन ढोल की आवाज़ में अजीब खतरे का एहसास होता था। उनके काले काले नाचते थिरकते हुए जिस्म मशालों की रोशनी में मौत के साए की तरह रक्स कर रहे थे। मौत इस बस्ती में सचमुच रक्स करने वाली थी, लेकिन वो इत्मीनान थे कि हमला करने वाले उनमें से किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो अपने आकाओं के वफादार थे। पारस बड़ी तेज़ी से सोच रहा था, आइंदा क्या हो सकता है। हमला करने वाले अचानक ही चारों तरफ से नहीं आएंगे, क्योंकि सलारा की जान खतरे में है। वह चुपचाप दबे कदमों आकर पहले सलारा को उससे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद उसे गिरफ्तार करेंगे। उसने हार्डी की आंखें हमेशा के लिए ज़ाया कर दी थीं। हो सकता है सज़ा के तौर पर वो उसे मार ही डालें। उसने सलारा के बंधे हुए हाथ खोलते हुए कहा, मेरा प्रोग्राम बदल गया है, चलो उठो। उसने पूछा, क्या करना चाहते हो? हम यहाँ से जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? इतनी रात को जंगल में कहाँ जाओगे?
जब मौत भरी बस्ती में आ सकती है तो फिर जंगल में जाने से डर कैसा? चलो उठो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम ये भूल रही हो मैं एक बार कहता हूँ और दूसरी बार गोली चला देता हूँ। और तुम ये भूल रहे हो मुझे मार दोगे तो ये बस्ती वाले भी तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरे वफादार हैं और मेरी मौत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर को औरत होना, कहाँ तक जहानत की बातें करोगी? हमाकत पर ज़रूर उतरोगी। ये नहीं सोचोगी कि डूबने वाला तुम्हें भी ले डूबेगा। भाई जब मुझे मरना ही है तो ये क्यों ना सोचूं कि तुम्हें मारने के बाद मुझ पर क्या गुजरेगी। भला से जो भी गुजरे। ये कहकर वो 2 कदम पीछे हट गया। फिर उसे निशाने पर रखते हुए बोला, मैं नमूने के तौर पर तुम्हारे एक बाजू पर गोली चला रहा हूँ। ये पसंद नहीं है तो अपनी एक हथेली ऊपर उठाओ, ताकि तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी हथेली में भी सुराख हो जाए। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 3 तक गिरूंगा। 1 2। वो चीख कर बोली, नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ, तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। पारस ने फिर एक हाथ से उसके लिबास का पिछला हिस्सा मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे आगे की तरफ धक्का देकर झोंपड़ी से बाहर निकला। वो लोग नाच गाने में मगन थे। सरदार ने उधर देखा तो उठकर खड़ा हो गया। हाथ उठाकर सबको रक्स करने से रोक दिया। फिर पूछा, ये क्या हो रहा है? पारस ने कहा, हम यहाँ से जा रही हैं। वो सलारा को धक्का देता हुआ कार की तरफ जाने लगा। सरदार ने कार की तरफ आते हुए कहा, जिद ना करो, मादाम की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम उन्हें यहाँ से कैसे जाने देंगे? तुम रोकना चाहो तो रोक सकते हो, मगर तुम्हें मादाम की लाश मिलेगी। सलारा ने परेशान होकर कहा, तुम लोग पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। इस जवान के अभी चंद सांसें बाकी हैं, मैं देखना चाहती हूँ ये किस हद तक जा सकता है। वह सब पीछे हट गए। पारस उसके साथ पिछली सीट पर आकर बैठ गया। हेल्मा ने गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट्स ऑन की, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करती हुई बस्ती से निकलने लगी। तमाम लोग दूर खड़े देख रहे थे और गाड़ी उनसे दूर होती जा रही थी। फिर वो इसी कच्चे रास्ते पर ड्राइव करते हुए पक्के रास्ते पर आ गई। हेल्मा ने कहा, मास्टर पारस, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा जवां हिम्मत लड़का नहीं देखा। तुम कदम कदम पर जहानत, हाजिर दिमागी और दलेरी का सबूत देते आ रहे हो। पहले मैं डर रही थी कि तुम्हारे जैसे छोकरे के साथ किले से नहीं निकलना चाहिए, बेमौत मारी जाऊंगी। अब अगर मारी गई तो मुझे अफसोस नहीं होगा। तुमने अपनी बिसात से ज़्यादा मेरी हिफाजत की है, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अब तुम्हारे साथ मरना अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। वह बोल रही थी और रफ्तार बढ़ाती जा रही थी। विंड स्क्रीन के पार हेडलाइट्स की रोशनी में दूर तक सड़क साफ और शफाफ दिखाई दे रही थी। आसपास जंगल बहुत घना और तारीक था। इस तारीकी में दुश्मन पता नहीं कहाँ ताक में बैठे हुए थे। फिलहाल कोई रास्ता रोकने वाला नजर नहीं आ रहा था। 1 घंटा गुजरने के बाद सलारा ने कहा, मुझे भूख लग रही है। हेल्मा की घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। पारस ने उसे एक तरफ कार रोकने के लिए कहा। फिर वो उतरकर डिग्गी में से खाने के 3 डिब्बे और पानी की एक बोतल ले आई। वह वहीं रुककर थोड़ी देर तक खाते रहे। फिर पानी पीने के बाद आगे बढ़ गए। अभी उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आ रही थीं। इसकी वजह यह थी कि दुश्मन पिछली बस्ती में घेर लेने की उम्मीद कर रहे थे। अब वो उम्मीद खत्म हो चुकी होगी और वो उनका कहीं आगे जाकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। इंसानों के अलावा दरिंदों का भी खौफ था। कभी कभी उनकी गरजदार आवाज़ें सुनाई देती थीं। कोई जंगली दरिंदा हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर नजर आता था, फिर तेजी से सड़क पार करते हुए तारीकी में गुम हो जाता था। इन जानवरों में बंदर ऐसे थे जो बड़ी ढिठाई से सड़क पर दूर तक बैठे हुए दिखाई देते थे। जब तक गाड़ी बिल्कुल करीब ना आती वो रास्ता नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल करीब आने पर वो उछलकर किनारे चले जाते थे। कभी कभी कोई बंदर कार की छत पर बैठ जाता था, दूर तक सफ़र करता हुआ जाता था, फिर छलांग लगाकर सड़क पर झुकी हुई शाखों से लटक कर पीछे रह जाता था। तकरीबन 100 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो गई। हेडलाइट्स की रोशनी में दूर एक दरख्त गिरा हुआ नजर आ रहा था। वो इसी तरह गिरा हुआ था कि पूरा रास्ता रुक गया था। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। जाहिर था कि दरख्त तो खुद नहीं गिरा होगा, किसी ने गिराया होगा। पारस ने कहा, गाड़ी रोको और रिवर्स गियर में तेजी से पीछे चलाती जाओ। उसने गाड़ी रोकी, फिर गियर बदलकर पीछे की तरफ तेजी से चलाने की कोशिश करने लगी। पारस की समझ में यही आया कि जहां दरख्त काट कर गिराया गया है वहीं आसपास दुश्मन छुपे होंगे, लिहाजा दूर चले जाना चाहिए। जब गाड़ी बहुत दूर चली गई तो उसने कहा, गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई। वो जल्दी से बाहर आया, उससे चाबी ली, फिर डिग्गी खोलकर दोनों औरतों से कहा वो उसके पास चली आए। हेल्मा फौरन चली आई। सलारा बैठी रही। पारस ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, फिर उसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए कहा, सीधी तरह बात मान लिया करो। देर करोगी और अपने आदमियों का इंतजार करोगी तो नुकसान उठाओगी। उसने डिग्गी के पास आकर एक बैग खोला, लंबा सा चाकू निकालकर पतलून की बेल्ट में फंसाया, टॉर्च लेकर जेब में रखी, एक बैग उठाकर हेल्मा की पुश्त पर बांधते हुए कहा, इससे तुम लेकर चलोगी। फिर दूसरा बैग उठाकर सलारा से कहा, मेरी तरफ पुश्त करो और इसे उठाओ, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकूंगी। उसकी बात पूरी होते ही पारस ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वो लड़खड़ाती हुई पीछे गई, फिर पैंतरा बदल कर खड़ी हो गई। उसका अंदाज बता रहा था वो भी लड़ने में महारत रखती है। पारस ने कहा, वक्त ज़ाया मत करो। मैं इस वक्त तुमसे मुकाबला करके तमगा हासिल करना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे लिए फिर रिवॉल्वर निकाल लूं? वह ढीली पड़ गई। नागवारी से आगे बढ़कर उसके सामने आई, फिर दूसरी तरफ घूम गई। पारस उसकी पुश्त पर बैग बांधने लगा। वो बोली, क्या तुम समझते हो बचकर निकल जाओगे?
अगर मैं ऐसा ना समझता तो फजूल से कोशिश ना करता। मैं जानता हूँ वो हमारी तरफ फायरिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तुम हमारे साथ हो। रात की तारीकी में कोई गोली उनकी मालका को भी लग सकती है। 2 बैग दोनों की पुश्त पर बांधने के बाद पारस ने रस्सियों का बंडल उठाया। उसके एक शाने से कारतूस की पेटी लटक रही थी, दूसरे शाने पर रस्सियों का बंडल लटका लिया। फिर कार के अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर हेल्मा को देते हुए कहा, सॉरी, इसे भी पकड़ना होगा, क्योंकि मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में चाकू रहेगा। जब वो तीनों तमाम ज़रूरी सामान से लैस हो गई तो पारस ने उन्हें ज़रा दूर जाने के लिए कहा। जब वो दूर हो गई तो उसने रिवॉल्वर से 2 फायर किए। ठाई ठाई की आवाज़ से कार के 2 पहिए बेकार हो गए। हेडलाइट्स पहले ही बुझा दी गई थीं। फिर वो दोनों को साथ लेकर सड़क से नीचे उतरते हुए बोला, मेरे पीछे चलती रहो। हेल्मा, तुम सलारा का ख्याल रखो। अगर ये हमारी रफ्तार से ना चले तो धक्के देती जाना। मैं ऐसे वक्त किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो सड़क से उतरने के बाद नशे में जा रहे थे। तारीकी में पता नहीं चल रहा था कि किधर जा रही हैं। कभी कभी झाड़ियाँ रास्ते में आती तो वो रास्ता बदल कर दूसरी तरफ घूम जाते। तारीकी के बावजूद साथ चलने वाली दोनों औरतें साए की तरह नजर आ रही थीं। उसने आहिस्तगी से कहा, अब हम में से कोई बात नहीं करेगा, ना ही कोई किसी तरह की आवाज़ निकालेगा। हो सकता है दुश्मन भी हमारी तलाश में इसी तरफ आ रहे हों। वो खामोशी से चलने लगे। इसके बावजूद रात के सन्नाटे में घास की सरसराहट उभरने लगी थी। पारस चंद कदम चलने के बाद रुक जाता था और उन्हें भी रुकने के लिए कहता था। फिर कान लगाकर सुनता था और आगे बढ़ने लगता था। सलारा दिल है दिल में उसकी जहानत की कायल हो रही थी। वो जानता था जब उनके चलने से घास की सरसराहट उभरती है तो उसे रुककर दूसरों की भी आवाज़ इसी तरह सुनना चाहिए। पता नहीं वो कितनी दूर तक और कितनी देर तक चलते रहे। अंधेरे में ना घड़ी देखी जा सकती थी, ना फासले का हिसाब रखा जा सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक वो इस जगह से बहुत दूर निकल गए थे, जहां दरख्त काटकर रास्ता रोका गया था। सलारा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, यह क्या मुसीबत है? हम कार में आराम से सफ़र कर रहे थे। पारस ने कहा, मैं पहले समझा चुका हूँ, आवाज़ ना निकालना, और ये जो मुसीबत उठा रही हो तो ये तुम्हारे आदमियों की मेहरबानी है। अगर वो रास्ता ना रोकते तो तुम आराम से ही सफ़र करती रहती। बस अब जुबान ना खोलना। वह फिर खामोशी से चलने लगी। बहुत दूर जाने के बाद पारस ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। खुद रुक गया, फिर कान लगाकर सुनने लगा। कुछ फासले पर घास की सरसराहट उभर रही थी। पारस ने चाकू बंद करके कमर के बेल्ट से लटकाया, फिर दोनों हाथों से रिवॉल्वर थामकर आवाज़ की सिमत निशाना लगाने लगा। आवाज़ उभरने के बाद ख़त्म हो गई थी, जैसे दूसरी तरफ से भी चलने वाले रुक गए हों और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनना चाहते हों। वो तीनों बड़ी देर तक साकित खड़े रहे। ऐसे वक्त पारस ने सलारा को आगे कर दिया था ताकि वो पीछे रहकर उसे किसी तरह का धोखा ना दे या धक्का ना दे। ऐसी सूरत में निशाना चूक जाता। बड़ी देर की खामोशी के बाद फिर एक तरफ घास की सरसराहट उभरी। उसी वक्त पारस ने ठाई से गोली चला दी। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई झाड़ी में जा गिरा हो। फिर झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। वहां से कोई भाग रहा था। दिन की रोशनी में पारस का निशाना कभी चूकता नहीं था, लेकिन वो इतना माहिर भी नहीं था कि रात के अंधेरे में आवाज़ की सिमत से ही निशाना लगा सकता। फिर भी उसने घेरने वालों को खौफजदा कर दिया था। अब कई जगह से घास की सरसराहट उभर रही थी और वह सरसराहट दूर होती जा रही थी, जैसे घेरा तंग करने वाले दूर होते जा रहे हों। पारस ने इस सिचुएशन का अंदाज़ा करते ही चारों तरफ घूम घूम कर फायरिंग शुरू कर दी। एक तरफ से किसी की चीख सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। उसने चाकू निकाल कर उसे खोला, फिर हेल्मा के हवाले करते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। सलारा, ज़रा भी आवाज़ निकाले या भागना चाहे तो बेदरेगे से चाकू मार देना। ये कहते उसने रस्सियों का बंडल नीचे फेंका, दांतों में रिवॉल्वर को दबाया, फिर घुटनों के बल तेज़ी से चलता हुआ उधर जाने लगा जिधर चीख सुनाई दी थी। वो कुछ दूर तक रेंगते रहने के बाद रुक गया। उसे फिर आहट सुनाई दी थी। शायद कोई अपने जख्मी या मुर्दा साथी को देखने आया था। वो दो जानू होकर बैठ गया, दांतों के दरमियान से रिवॉल्वर निकालकर दोनों हाथों से थामकर इंतजार करने लगा। ऐसे वक्त इंतजार बड़ा जानलेवा होता है। हर लम्हा यही अंदेशा होता है कि आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से अचानक कोई हमला न कर दे। दूसरी तरफ से आने वाले भी नादान नहीं होते, वो भी अपने मौके का इंतजार करते हैं। फिर इंतजार खत्म हो गया। हल्की सी खट की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने आवाज़ की सिमत फायर कर दिया। चूंकि आवाज़ करीब थी, अंदाज़ा दुरुस्त था, इसलिए फिर एक चीख सुनाई दी। कोई धब से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने फ़ौरन रिवॉल्वर को दांतों में दबाया, फिर रेंगता हुआ करीब पहुंचा। वहां 2 लाशें पड़ी हुई थीं। एक लाश के पास 2 स्टेन गन्नें थीं। इसका मतलब यह था कि आने वाला अपने मुर्दा साथी का हथियार लेना चाहता था ताकि वो कुछ काम आ सके, लेकिन वो खुद काम आ गया था। उसने अपने रिवॉल्वर को बेल्ट में फंसाया, फिर एक स्टेन गन शाने से लटकाई। इसके साथ कारतूस की पेटियां भी लीं। इसके बाद दूसरी स्टेन गन को हाथ में लिया। अब उसके पास हथियार और कारतूस इतने हो गए थे कि वो बैक वक्त 20-25 दुश्मनों की फायरिंग का जवाब दे सकता था।
वह फिर घुटनों के बल रेंगता हुआ वापस जाने लगा। अंधेरे में रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो एक अंदाजे के मुताबिक इन औरतों की तरफ जा रहा था। उसी वक्त हेल्मा की चीख सुनाई दी। उसने जल्दी से उठकर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ घूमकर फायरिंग कर रहा था और इस बात का ख्याल रख रहा था कि जिधर से हेल्मा की आवाज़ आई है उधर गोली ना जाए। फिर वो 2-4 छलांगों में उसके करीब पहुंच गया। पता चला दोनों औरतें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई हैं। सलारा ने उसके चाकू वाले हाथ को थाम रखा था और उस हाथ से चाकू गिराने की कोशिश कर रही थी। पारस ने सलारा को एक ठोकर मारी। वो चीख मारकर दूर जा गिरी। फिर उसने हेल्मा को सहारा देकर उठाया, उससे चाकू लेकर बंद किया, उसे बेल्ट में उड़स लिया। फिर उसे रिवॉल्वर देते हुए कहा, अब ये कोई शरारत करे तो गोली मार देना। फिर उसने सलारा के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटका दिया और उसे उठाते हुए बोला, तुम्हारे 2 बाप मर चुके हैं, बाकी भाग रहे हैं। आगे जाकर घेरा तंग करेंगे तो उन्हें भी देख लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी शामत आ गई है। याद रखो, मैं आइंदा किसी से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो अपने सामने तुम्हें रखूंगा ताकि तुम्हारे आदमियों की गोली तुम्हारी ही तरफ आए। चलो आगे बढ़ो। उसने धक्का दिया। वो आगे बढ़ने लगी। वो और हेल्मा उसके पीछे चलने लगे। चलने का अंदाज वही था। कुछ दूर जाकर वो तीनों रुक जाते थे। कोई आहट सुनने की कोशिश करते। जब इत्मीनान हो जाता तो फिर आगे बढ़ जाते। अब उनकी रफ्तार तेज हो गई थी। बहुत दूर जाने के बाद भी आसपास कहीं से कोई आवाज़ नहीं उभर रही थी। या तो वो बहुत मोहतात हो गए थे या फिर कहीं भटक गए थे और उनके करीब पहुंचने में नाकाम हो रहे थे। रास्ता बहुत ही नाहमवार था। कभी वो ढलान की तरफ जाने लगते, कभी नामालूम सी चढ़ाई चढ़ने लगते, कभी कभी दरिंदों के गुर्राने की आवाज़ें आती थीं। ऐसे वक्त वो रुक जाते थे, आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाते थे। एक बार उन्हें करीब से गुर्राहट सुनाई दी। पारस ने उस सिमत फायर किया तो किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद वही जंगल की पुरस्रार खामोशी छा गई। हेल्मा अगरचे जुबान से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जहरीले सांपों के खौफ से उसकी जान निकली जा रही थी। वह दिल ही दिल में दवाएं मांगती जा रही थी। मौत किसी तरह भी आए, मगर सांपों के काटने से ना आए। सलारा चलते चलते एक जगह रुक गई। एक बड़े पत्थर से टेक लगाकर हांफते हुए बोली, मैं इतना बोझ उठाकर नहीं चल सकती। आखिर हम कब तक चलते रहेंगे? जब तक तुम्हारे आदमी ताकुब करते रहेंगे। लानत है मेरे आदमियों पर। मेरे पास ट्रांसमीटर होता तो अभी चीख चीख कर मना कर देती, कोई हमारे पीछे ना आए। मेरी गाड़ी वापस ले आए, मैं कम अज़ कम आराम से तो शहर पहुंच सकूं। मगर तुमने गाड़ी के 2 पहिए बेकार कर दिए। अब क्या होगा? तुम ऐसे कह रही हो जैसे पहिए बेकार ना होते तो सचमुच गाड़ी तुम्हारे पास पहुंच जाती। अभी तुम्हारे आदमी चारों तरफ से घेर लेंगे और कामयाब होते नजर आएंगे तो तुम गिरगिट की तरह रंग बदलोगी। कभी उन्हें वापस जाने के लिए नहीं कहोगी। उसी वक्त अंधेरे में फुंकार सुनाई दी। हेल्मा चीख मारकर दौड़ती हुई आई और पारस के बाजू से लिपट गई। पारस ने जल्दी से उसे हटाते हुए जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की तो पत्थर के ऊपर सांप फन उठाए हुए बैठा था। रोशनी पड़ते ही वो पलटकर पत्थर के ऊपरी हिस्से में कहीं गुम हो गया। हेल्मा ने दोबारा उसके बाजू को थाम कर कहा, वह फिर आएगा, मुझे डर लग रहा है। वह सांप से इस कदर खौफजदा हुई थी कि रिवॉल्वर हाथ से छूट जाने का एहसास ही नहीं हुआ। उसे तब पता चला जब सलारा ने उन दोनों को रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए कहा, खबरदार जरा भी हरकत ना करना। हेल्मा, तुम इसी तरह इसके बाजू से लिपटी खड़ी रहो ताकि स्टेन गन वाला हाथ आज़ाद ना हो। और पारस, कोई चालाकी ना दिखाना। टॉर्च की रोशनी मेरी तरफ फेंकना चाहोगे तो गोली चल जाएगी, लिहाजा रोशनी अपने जिस्म के उसी हिस्से पर डालो जहां तुम गोली खाना चाहते हो। पारस ने टॉर्च घुमाकर उसकी रोशनी अपने दिल की तरफ कर दी। फिर कहा, मेरा बाप औरतों से इसी जगह मार खाता है, तुम भी यही मारो। आज के बाद बातें नहीं बना सकोगे, मैं भी अपना निशाना बनाती हूँ। तुम्हारे शाने पर गोली मारूंगी ताकि तुम एक ही वक्त में ठंडे ना पड़ जाओ। ये कहते उसने ट्राइगर को दबाया। खटखट की आवाज़ उभरती चली गई, लेकिन ना ठाई की आवाज़ गूंजी ना ही गोली चली। पारस ने पूछा, क्या मैं मर जाऊं? वो गुस्से से दिल मिलाकर बोली, यू चीट, यू सन ऑफ द बिच, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। ये कहकर उसने रिवॉल्वर खींच मारा। पारस हेल्मा के साथ बैठ गया, फिर उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, तुम खुद ही धोखा खा गई। बेचारी हेल्मा इन खतरनाक खिलौनों से खेलना नहीं जानती, इसलिए मैंने खाली खिलौना दिया था। मेरा ख्याल अब तुम्हारी थकन दूर हो गई होगी, लिहाजा आगे बढ़ो। उसने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया। वह फिर चलने पर मजबूर हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद बोली, जब तुम्हारे पास टॉर्च है तो रोशन क्यों नहीं करते? क्यों अंधेरे में ठोकरें खा रहे हो और हमें भी खिला रहे हो? तुम्हारे नसीब में ठोकरें लिखी हुई हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी रातें आई हैं उनमें ये रात सबसे बदनसीब है। तुम थक कर कहीं बैठना चाहोगी, लेटना चाहोगी तो सांप बिच्छू पहुंच जाएंगे। तुम्हें जंगल के दरिंदे सोने नहीं देंगे और हमें तुम्हारे दरिंदे जागने पर मजबूर करते रहेंगे। लिहाजा जब जागना ही ठहरा तो फिर चलते ही रहना चाहिए। अब पारस आगे चल रहा था, दोनों औरतें पीछे चल रही थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद सलारा ने नागवारी से हेल्मा को देखा, फिर पूछा, आखिर तुम बार बार उसका बाजू क्यों पकड़ रही थी? हेल्मा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम पकड़ना चाहती थी? बकवास मत करो। ये कैसा बच्चा है जिसे तुम्हारे ताकुब करने वाले जवान मर्द भी खौफजदा हैं?
पारस ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अपनी बातें करो। जहां दो औरतें मिलती हैं वहां मर्दों का जिक्र ले बैठती हैं। तुम दोनों को चाहिए एक आवाज़ होकर गाना शुरू कर दो। अभी कम से न बालम जवान होने दे। दोनों को चुप लग गई। वो इसी तरह चलते रहे। पता नहीं कितना फासला तय कर लिया है। हेल्मा ने कहा, ज़रा टॉर्च रोशन करो, मैं वक्त देखना चाहती हूँ। मुसाहिब की घड़ी में घड़ी नहीं देखना चाहिए। अगर वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा होगा तो थकन महसूस होगी कि पता नहीं कब वक्त गुजरेगा, कब सुबह होगी। और अगर वक्त ज़्यादा गुजर गया होगा तब भी थकन महसूस होगी कि हम इतनी देर तक चलते रहे। दोनों सूरतों में मुसाफिर परेशान हो जाता है। वो फिर खामोशी से चलने लगे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने एक दरख्त के साए में रुककर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने के बाद एक जगह हेलीकॉप्टर नजर आया। वह सर्च लाइट की रोशनी जमीन की तरफ फेंक रहा था। साफ जाहिर था कि उन्हें तलाश किया जा रहा था। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि ज़मीन पर ताकुब करने वाले रास्ते से भटक गई हैं। इसीलिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश किया जा रहा है और इसीलिए हम आज़ादी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये रास्ता रोकेंगे। वो उसी दरख्त के साए में खड़े रहे। पारस ने कहा, तुम में से कोई हरकत ना करे। इस घने दरख्त ने हमें छुपा लिया है। वो ऊपर से हमें देख नहीं सकेंगे। सलारा ने आजिज़ी से कहा, मेरी बात मान लो, टॉर्च के जरिए सिग्नल दो। हम सब हेलीकॉप्टर में आराम से बैठकर तुम्हें शहर तक पहुंचा देंगे। मैं कसम खाती हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कसम खाने की क्या ज़रूरत है? मैं रिवॉल्वर का चैम्बर भर कर देता हूँ, उसके हाथ आते ही सारी कसम तोड़ दोगी। नहीं नहीं, इस बार सच्चे दिल से कसम खा रही हूँ। ख्वामखा कस्में खा रही हो। भूख लगी है तो कुछ और खा लो। खुदा के लिए मेरा दिमाग मत खाओ। वह झुंझलाकर पांव पटकती हुए बोली, क्या तुम आदमी के बच्चे हो? क्या तुमने हमें बारबरदारी का जानवर समझ लिया है? हम पता नहीं कितने मील से ये बोझ उठाए चले आ रहे हैं और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। अब मैं ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें मारना है तो मार डालो। मैं चीख चीख कर अपने आदमियों को बुलाऊंगी। ये कहते ही वो हलक फाड़ कर चीखने लगी। पारस ने स्टेन गन की नाल उसके मुंह में घुसा दी। उसकी चीखें थम गईं। वो दीदे फाड़कर सहमी हुई नज़रों से देखने लगी। पारस ने कहा, तुम्हारी चीखें हेलीकॉप्टर की शोर में गुम हो जाएंगी। कोई नहीं सुन सकेगा। इसके बावजूद एहतियात लाजिम है। मैं तुम्हारी तरफ से कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझती हो मैं गोली चलाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मैं ऐसा नादान नहीं हूँ। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, थोड़ा थोड़ा ज़ख्मी करूंगा और ज़ख्मी हालत में आगे बढ़ते रहने पर मजबूर करूंगा। सोच लो, इसी तरह चलना पसंद करोगी या ज़ख्मों से चूर होकर? हेलीकॉप्टर अब उनकी तरफ आ रहा था। सर्च लाइट की रोशनी जंगल के उस हिस्से को रोशन करती जा रही थी। फिर वो रोशनी उस दरख्त से भी गुजरते हुए आगे जाने लगी। स्टेनगन की नाल सलारा के मुंह में घुसी हुई थी। वो दीदे फाड़ फाड़ कर दूर जाते हुए हेलीकॉप्टर को देख रही थी। जब वो बहुत दूर निकल गया और उसकी आवाज़ गुम होने लगी तो पारस ने नाल उसके मुंह से निकाल ली। फिर कहा, चलो आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ते हुए नागवारी से बोली, तुम खुद को हीरो समझ रहे हो। मेरे आदमी कमज़ोर नहीं है और ना ही कभी मैदान छोड़कर भागते हैं। वो मेरी खातिर ऐसा कर रहे हैं। जानते कि उनकी तरफ से गोली चलेगी तो तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। अपनी इस खुशकिस्मती को दलेरी ना समझो। नहीं समझूंगा, खुश हो जाओ। वो पाँव पटक पटक कर चलने लगी। फिर बोली, तुमने ये रस्सियों का बंडल क्यों उठा रखा है? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा बोझ नहीं उठा सकते? इसके लिए माँ बाप से इजाज़त लेना होगी। हेल्मा ने हंसते हुए कहा, क्यों बेचारी को गुस्सा दिला रहे हो? ये ऐसे ही मिर्चें चबा रही है। सलारे ने नागवारी से कहा, इस वक्त तुम्हारे हाथ में चाकू ना होता तो तुम एक ही हाथ में ठंडा कर देती। मैं ब्लैक बेल्टर हूँ। हेल्मा ने कहा, अभी तो तुम बोझ उठाने वाली एक मामूली सी औरत हो। हेलीकॉप्टर के गुजरने के 1 घंटे बाद फिर उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। पारस ने टॉर्च रोशन करके देखा। वो किसी पहाड़ी के दामन में थे। उसने दोनों औरतों को दौड़ते हुए सामने वाली चट्टान के नीचे जाने को कहा। हेल्मा दौड़ती हुई चली गई। सलारा आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। उसने धक्का देते हुए कहा, राजी खुशी बात मान लिया करो तो जानवरों की तरह धक्के नहीं खाओगी। वो उसे धकेलता हुआ चट्टान के सामने ले आया। दोनों स्टेन गन्ने दोनों शानों से लटका ली। फिर चाकू खोलकर सलारा के पीछे आया। वहां से उसकी गर्दन एक हाथ से दबोच ली। फिर चाकू उसके चेहरे पर रखते हुए बोला, तुम्हें इस चट्टान के साए में छुपाए रखने का यही एक तरीका रह गया है। बहुत दूर रोशनी का एक झमाका सा हो रहा था। हेलीकॉप्टर में आने वाले अब शॉटगन के जरिए आतिशबाजी की तरह रोशनी का झमाका कर रहे थे। वो रोशनी जंगल के दूर दूर तक के हिस्से को रोशन कर रही थी। वो तीनों अभी इस रोशनी की जद से दूर थे। अब पारस ने चाकू अपनी बेल्ट में फंसाकर टॉर्च रोशन की। जिस चट्टान के साए में वो खड़े हुए थे उसके पीछे गार दिखाई दे रहा था। पता नहीं वो गार जंगली दरिंदों का मस्कन था या जहरीले सांपों का। बहरहाल छुपने की अब वही एक जगह रह गई थी। हेलीकॉप्टर इसी तरफ आ रहा था। वो सलारा को खींचता हुआ उस गार की तरफ ले आया। फिर स्टेनगन संभाल ली। इसके बाद बोला, यहाँ दरिंदे भी हो सकते हैं, लिहाजा मुझे स्टेनगन के साथ रहना होगा। अगर तुम कोई हमाकत करोगी तो तुम्हें टांगों से अपाहिज बनाकर दरिंदों की खुराक बनने के लिए छोड़ जाऊंगा। हेलीकॉप्टर करीब आ गया था। वहां भी रोशनी का एक झमाका हुआ था। जंगल का वो हिस्सा दिन की तरह रोशन हो गया था।
अगर वो चट्टान के साए में रहते तो हेलीकॉप्टर में बैठने वाले दूरबीन के जरिए उन्हें देख सकते थे। पारस ने बरवक्त जहानत का सबूत दिया था और उन्हें गार के अंदर ले आया था। हेलीकॉप्टर उसी तरफ गर्दिश कर रहा था, कभी दूर जा रहा था, कभी करीब आ रहा था। वो रोशनी 1 मिनट तक रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मादूम होने लगी। इसके साथ ही सर्च लाइट रोशन हो गई, लेकिन वह हेलीकॉप्टर का आखिरी चक्कर था। इसके बाद वह दूर होता चला गया। पारस ने फिर टॉर्च रोशन की, गार के अंदर दूर तक रोशनी की तो वहां शेर के 2 बच्चे दिखाई दिए। इसका मतलब यह था कि नर या मादा शिकार की तलाश में गए हुए हैं। अगर वो गार में होते तो बहुत पहले ही उन पर लपकते। वो जल्दी से बाहर आ गई, फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। थोड़ी दूर तक चढ़ने के बाद दोनों औरतें हाँफने लगी। हेल्मा ने आजिजी से कहा, मिस्टर पारस, मैं ये बोझ उठाकर नहीं चढ़ सकूंगी। सलारा भी हाँफते हुए एक तरफ बैठ गई थी। उसने कहा, अब तो तुम अपनी चहेती की बात जरूर मान लोगे। मानना ही पड़ेगा। हेल्मा, तुम अपना बैग उतारकर सलारा की पीठ पर बांध दो, ये दोनों उठाकर चलेगी। वह चीख मारकर खड़ी हो गई, फिर गुस्से से बोली, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं एक कदम नहीं चलूंगी। मैं किसी का बोझ नहीं उठाऊंगी। मैं ये बोझ भी नहीं उठाऊंगी। वह गुस्से से बैग उतारने लगी। पारस ने हेल्मा का बैग उतार दिया, फिर कहा, एक बैग खाली कर दिया जाएगा, उसका सामान यहीं छोड़ दिया जाएगा। बाकी एक बैग का सामान आधा आधा तकसीम कर दिया जाएगा। इस तरह बोझ हल्का हो जाएगा। उसने दोनों बैग में सिर्फ खाने के चंद डिब्बे रखे, पानी की 2 बोतलें रखकर बाकी 2 बोतलें फेंक दी। फिर ऐसी दवाएं रखी जिन्हें स्प्रे करने से सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़े करीब नहीं आते थे। इस तरह उसने आधा सामान रखा, आधा फेंक दिया। दोनों का बोझ हल्का हो गया। फिर बैग उनकी पुश्ते से बांधा गया। इसके बाद वो तीनों ऊपर चढ़ने लगे। बुलंदी पर चढ़ना आसान नहीं होता। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती थी। पारस को भी मजबूरन इंतजार करना पड़ता था। इस तरह वो तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहने के बाद बुलंदी पर पहुंच गई। पारस ने टॉर्च रोशन की। वहां दूर तक हमवार जमीन दिखाई दी। वह दोनों निढाल होकर गिर पड़ी थी। पारस ने कहा, बेहतर यही है कि हम यहाँ रात गुजारें। हेल्मा ने हाँफते हुए कहा, मुझे डर लगता है, यहाँ भी सांप हो सकते हैं। फिक्र न करो, सांप तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, लेकिन जरा हिम्मत करके थोड़ी दूर तक चलो। यहाँ बुलंदी पर किनारे की तरफ रहना खतरे से खाली न होगा। वह थोड़ी देर तक सांस लेने के बाद उठकर खड़ी हो गई, फिर डगमगाते हुए आगे बढ़ने लगी। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करके पारस ने कहा, यह जगह मुनासिब है, अपना सामान उतार कर रख दो। वह दोनों बैग उतारने लगी। पारस ने दवा का एक डिब्बा लिया, फिर उसे चारों तरफ घूम घूम कर स्प्रे करने लगा। हेल्मा ने टॉर्च की रोशनी में घड़ी देखी। रात के 2:30 बजने वाले थे। जब उसने सलारा को वक्त बताया तो उसने हैरत से चीख कर कहा, ओ गॉड, क्या मैं इतनी रात तक बोझ उठाए चलती रही हूँ? पारस ने कहा, अच्छी तरह बोझ उठाने के बाद गहरी नींद आती है, चलो सो जाओ। वह रस्सी लेकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। वह इतराज करने लगी, ये क्या कर रहे हो? इस हालत में मुझे नींद नहीं आएगी। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मुझे अफसोस है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने पुश्त पर दोनों हाथ बांध दिए, फिर वही रस्सी उसके पैरों से बांध दी। हेल्मा को उसके करीब लेटने के लिए कहा, फिर खुद उनसे जरा दूर जाकर लेट गया। उसने एक स्टेन गन अपने बाजू पर रखी थी और दूसरी स्टेन गन सीने पर रख ली थी। थोड़ी देर बाद हेल्मा ने सरगोशी में कहा था, ये सो गई है, तुम भी सो जाओ, क्यों जाग रही हो? मुझे डर लग रहा है। तो उठकर बैठो और पहरा देती रहो। मैं सो रहा हूं, कोई खतरा हो तो फौरन जगा देना। उसने आंखें बंद कर ली, फिर अपने दिमाग को हदायत दी कि वो सूरज तुलू होने तक सोता रहे। इस दौरान अगर कोई गैर मामूली बात हो या कोई खतरा पेश आए तो फौरन आंख खुल जाए। वह दिमाग को हदायत देने के बाद गहरी नींद में डूब गया। शीबा ने उसे यह तरबियत दी थी। उसे और जोजो को इस बात का आदी बना दिया था कि वो आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत दें। अब वो इस कदर आदी हो चुके थे कि दिमाग को जो हदायत देते थे उसी के मुताबिक होता था और वह वक्त मुकर्रा पर जागते थे। अगर कोई गैर मामूली बात होती तो वक्त से पहले उनकी आंख खुल जाती थी। चांद निकल आया था। जंगल दूर तक उजागर हो रहा था। हेल्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई, फिर पारस के करीब 2 जानू होकर बैठ गई। चांद की रोशनी में उसे बड़ी लगन से देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक कमसिन लड़का है। वह बहुत पुरस्कार लग रहा था, जैसे 25-30 बरस का जवान हो और अपने अंदर उम्र छुपाकर खुद को कम उम्र जाहिर कर रहा हो, लेकिन कारनामे वही अंजाम दे रहा हो जो भरपूर जवानी में दिए जाती हैं, जिन्हें देखकर औरत की ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती है। ये कुदरत का कानून है कि इंसान की दिमागी सलाहियतें और जिस्मानी कुव्वतें उम्र के साथ साथ बढ़ती, फूलती और फलती हैं। तवानाई की इब्तदा बचपन से होती है और जवानी में यही तवानाई भरपूर हो जाती है। फिर एक वक्त आता है जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता इस तवानाई को ज़वाल आने लगता है। यह अज़ल से होता आ रहा है और आइंदा भी यही होता रहेगा। लेकिन कभी कभी कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है। एक गैर मामूली बात पेश करके इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि खुदा जब किसी को दिमागी और जिस्मानी तवानाई देने पर आता है तो उम्र की तखसीस नहीं करता। जिसने जुलेखा को बुढ़ापे में जवानी दी,
उसी ने पारस को 9 उम्री में जवानों जैसे अज़ाइम और उन अज़ाइम पर अमल करने के लिए हौसला, कुव्वत और ज़हानत दी है। वह माबूद जब देता है तो इसका वसीला और जवाब पैदा करता है कि वह इस तरह क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। पारस के लिए भी उसने टेलीपैथी का वसीला पैदा कर दिया था, जिसके ज़रिए उसके दिमाग में दुनिया भर के अलूम का ज़ख़ीरा हो रहा था, और जब ज़हानत चमकती है तो हौसले खुद ब खुद वक्त से पहले जवान होते जाते हैं। वो उसे देख रही थी और सोच रही थी, और सोच सोच कर देखती जा रही थी। तमाम रास्ते उसके साथ चलते रहने के दौरान कभी कभी वो उसके बराबर आ जाती थी और देखने की कोशिश करती थी कि पारस कद में उससे ऊंचा है या नहीं। कभी कभी वो बराबर लगता था और कभी मर्दानावार कारनामे अंजाम देता तो पहाड़ जैसा बुलंद लगता था। वो उसका कद मालूम करने के लिए ज़रा करीब हो गई, उसके पाँव के बराबर पाँव रखा, फिर आस्तगी से लेट गई, सर झुकाकर शाने की तरफ देखने लगी कि अब दोनों के शाने भी बराबर हैं या नहीं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सितारों भरा आसमान साया कर रहा था और ज़मीन दूर तक फैली हुई उन्हें अपनी आगोश में लिए हुए थी। उसी लम्हे वह चौंक गई। उसने सर घुमाकर देखा, सलारा उठकर बैठ गई थी। ना जाने किस तरह उसने अपने हाथ पैरों की बंदिशें खोल ली थी। वो नागवारी से कह रही थी, हाँ हाँ, इसके कलेजे में घुस जाओ। आखिर हो ना थिएटर वाली। तुम्हारी जैसी नाचने वाली औरतें जब किसी पर आशिक होती हैं तो ये नहीं देखती कि वह जवान है, बच्चा है या बूढ़ा। हेल्मा उठकर बैठ गई। नागवारी से सोचने लगी, ये तो ख्वामखा मेरे पीछे बढ़ गई है, इससे लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं है, इसे तो चक्कर देना चाहिए। उसने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर घुटनों के बल रेंगती हुई उसके पास आई और बोली, तुम गलत समझ रही हो। मैं उसके पास जाकर उसके कान में झांक रही थी। वैसे तुमने अपने हाथ पैर किस तरह आज़ाद कर लिए? सलाना ने कहा, यह मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तुम बताओ, तुम उसके कान में क्यों झांक रही थी? तुम यकीन नहीं करोगी, कान के अंदर कभी कभी एक रोशनी पैदा होती है और वो रोशनी मुख्तलिफ रंग बदलने लगती है, फिर वहां तारीकी छा जाती है। सलारा ने पूछा, यह क्या बकवास है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी यकीन नहीं कर रही थी, इसीलिए तो इतने करीब हो गई थी और इसके कान से कान लगाकर सुनना चाहती थी, क्योंकि हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जैसे इसके कान में कोई कुछ बोल रहा हो। क्या तुमने कुछ सुना है? हाँ, एक हल्की हल्की सी आवाज़ थी, पारस उठो, उठ जाओ पारस, तुम दो बलाओं के दरमियान हो। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या मालूम, मैं मतलब समझना चाहती थी कि तुमने मुझे मुखातिब कर लिया। सलारा बेयकीनी से पारस की तरफ देखने लगी। हेल्मा ने कहा, दूर से कुछ नजर नहीं आएगा, यकीन ना हो तो करीब जाकर देख लो। सलारा आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। वो पारस के करीब जाते हुए हिचकिचा रही थी, सोच रही थी, पता नहीं इस लड़के में क्या बात है, सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। मैं कोई आशिक मिजाज नहीं हूँ, वैसे भी मैं जवान हूँ और यह भी नौजवान है, मगर मैं इसके पास जाने से डरती क्यों हूँ? वह सोचते सोचते उसके करीब आ गई, फिर बैठ गई, मगर बैठने से कान में नहीं झांक सकती थी। उसे झुकना पड़ा, फिर और झुकना पड़ा, फिर और झुकने के लिए ज़रा लेटना पड़ा। कान के बिल्कुल करीब होकर वो गौर से देखने लगी। फिर एहसास हुआ कि हेल्मा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो गुस्से से पलटकर उसे देखना चाहती थी। उसी वक्त हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, सलारा। वह चौंक गई। उसे ऐसे ही लगा जैसे आवाज़ कान के अंदर से आ रही हो। उसने पारस के होंठों को देखा। वो होंठ नींद की हालत में ज़रा से खुले हुए थे और सलारा का नाम ऐसा था कि उसे अदा करने के लिए होंठ आपस में नहीं मिलते थे। उसने सोचा, शायद पारस ने नींद की हालत में मेरा नाम लिया है, भला कान से कैसी आवाज़ आ सकती है। उसने सर घुमाकर हेल्मा की तरफ देखा। हेल्मा ने उसके कान की तरफ इशारा किया, इशारे से समझाया कि वो कान से कान लगाकर सुने। सलारा ने फिर पारस के कान से अपने कान लगा दिए। उसी वक्त पारस ने सर घुमाया तो दोनों की नाक एक दूसरे से टकरा गई। उसने कहा, ला हौल बिला कुव्वत, ऊपर चढ़ती आ रही हो, दीदे का पानी मर गया है। अरे इतनी रात को कोई ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। वो एकदम से बौखलाकर पीछे हटी, फिर बोली, क्या बकवास करते हो? मैं तुम्हें भगाकर लाया हूं तो इसका यह मतलब नहीं है जो तुम समझ रही हो। कुछ तो छोटे बड़े का लिहाज करो। अरे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पहले हेल्मा तुम्हारे पास आई थी। हाँ, तुमने सोचा वो आई है तो तुम पीछे क्यों रह जाओ? अरे तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम पर मर बेटी हूँ। ये तो तुम्हारे अमल से जाहिर है। कहाँ तो मेरी जानी दुश्मन थी, अपने आदमियों से हलाक कराना चाहती थी। एक रिवॉल्वर हाथ आया तो मुझ पर गोलियां चलाने लगी थी। यहाँ मेरे करीब आकर पूरी स्टेन गन तुम्हारे हाथ आ रही थी, मगर तुमने उसे छोड़कर मेरी तरफ लपकना शुरू कर दिया। कीड़े पड़ेंगे ऐसी जवानी पर। सलारा ने चौंक कर स्टेन गन की तरफ देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, स्टेन गन बिल्कुल उसके पास ही पड़ी हुई थी। मैं चाहती तो फौरन इस पर कब्जा जमा कर इसे अपने बस में कर सकती थी, वापस चलने पर मजबूर कर सकती थी। वो बात ना मानता तो मैं इसे गोली मार सकती थी, लेकिन ये मुझे क्या हुआ था? मैं दुश्मन पर काबू पाने की बात भूल गई, मैं अपनी रिहाई की बात भूल गई और इसके करीब होती चली गई। मैं उस कम वक्त हेल्मा की बातों में आ गई थी। उसने घूरकर हेल्मा को देखा, फिर पूछा, तुमने इसके करीब जाकर क्या देखा था, क्या सुना था? अब बोलती क्यों नहीं? हेल्मा ने कहा, मैंने जो भी देखा, जो भी सुना, अगर मेरी जगह कोई दूसरा हो और तुमसे ये कहे कि पारस के कानों से रोशनी फूट रही है या आवाज़ आ रही है, तो क्या तुम दीवाना वार उसकी तरफ चली जाओगी? आखिर क्यों जाओगी?
तुम खुद अपने आप को टटोलो। आखिर तुम उसके पास क्यों गई थी? सलारा ने पहली बार महसूस किया वो किसी हमाकत में मुब्तला हो रही है। उसके भाई उसकी जहानत की तारीफें करती हैं। वो साइंस लेबॉर्ट्री में भाई जॉर्ज के शाना बशाना काम करती थी, ट्रांसफार्मर मशीन बनाने में पेश पेश रही थी और इसमें भी जहानत का सबूत दिया था। लेकिन औरत ख्वाह कितनी ही ज़हीन हो, उसे ऐसे वक्त क्या हो जाता है जब वो किसी दूसरी औरत को किसी मर्द के करीब देखती है। ये भूल जाती है उम्र क्या है, मौका क्या है। दरअसल पारस ने चकरा दिया था। जब भी वो अपनी उम्र से बड़ा काम करता था तो ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई बेबाक जवां मर्द छुपा हुआ है और इन औरतों को मुतासिर करता चला जा रहा है। ऐसे वक्त तो सिर्फ उसकी दिलेरी और जहानत दिखाई देती थी, उसकी उम्र का ख्याल ही नहीं आता था। सलारा जरा दूर जाकर बैठ गई, दोनों हाथों से सर को थाम लिया। थोड़ी देर बाद सर उठाकर पारस को देखा, फिर कहा सॉरी, हमाकत मेरी थी। वो एक छोटे से पत्थर पर सर रखकर लेट गई। पारस ने अपनी जगह से उठकर चारों तरफ दवा स्प्रे की, फिर अपनी जगह आकर लेटते हुए पूछा क्या वक्त हुआ है? हेल्मा ने कहा 4:40 हो चुके हैं। चलो 1-2 घंटे ही सही कुछ तो सो जाओ। मैं अपने माँ बाप की तरह टेलीपैथी जानता तो पहले तुम औरतों को सुला देता, फिर खुद इत्मीनान से सो जाता। हेल्मा ने कहा तुम आराम से सो जाओ, मैं अपने वादे के मुताबिक जागती रहूंगी, पहरा देती रहूंगी, तुम्हारे हथियारों के करीब किसी को नहीं आने दूंगी। सलारा ने कहा मुझे ना सुनाओ, मैं सो रही हूँ, तुम्हारा पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने दूसरी तरफ करवट बदल ली। पारस ने फिर अपने दिमाग को हदायत दी कि कोई उसके करीब आए तो फौरन आंख खुल जाए, वरना 2 घंटे तक सोता रहे। इसके बाद वो फिर गहरी नींद में डूब गया। 2 घंटे बाद उसकी आंख खुल गई, वो उठकर बैठ गया। हेल्मा इसी तरह उससे कुछ फासले पर बैठी हुई थी। उसने पूछा क्या वाकई तुम मुसलसल जाग रही हो? हाँ, ये किसी वक्त भी बेदार होकर हमारे लिए मुसीबत बन सकती थी, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूं इसने अपने हाथ पैर किस तरह खोल लिए थे। ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, यकीनन इसे तरबियत दी गई होगी, पारस ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। दिन की रोशनी फैल गई थी, चारों तरफ हद नज़र तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। उसने कहा तुम 1-2 घंटे के लिए सो जाओ, फिर हम यहाँ से चलेंगे। मैं थिएटर में काम करती हूँ, रात भर जागती हूँ, सुबह भी नींद नहीं आती, अलबत्ता दोपहर को सो जाती हूँ। मौका मिला तो कहीं सो लूंगी, वरना देखा जाएगा। पारस ने बोतल में से पानी लेकर कुल्ली की, फिर कहा मुंह हाथ धोकर कुछ खा लो। जब दुश्मन चारों तरफ से घेर रहे हो और तकदीर में सिर्फ भागना ही भागना लिखा हो तो खाने पीने का बहुत कम मौका मिलता है। जब भी मौका मिले उसमें कुछ खा पी लेना चाहिए। वो खाने के 2 डिब्बे खोलकर खाने लगे। हेल्मा ने कहा तुम्हें चाय की ज़रूरत महसूस हो रही होगी, मैं किसी बात का आदी नहीं हूँ। फिर हमारे मास्टर वाटसुरुकी ने सख्ती से चाय पीने से मना किया है। हम दोनों भाई दूध या ओवल्टीन इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह ज़हीन और दलेर है? तुम मेरी तारीफ़ें कर रही हो। मैं नहीं जानता कि मैं इस तारीफ़ का मुस्तहिक हूँ या नहीं। बाय द वे मैं जैसा भी हूँ मेरा भाई भी वैसा ही है, बल्कि मुझसे कुछ ज़्यादा ही है। क्या वो तुम्हारी तरह सच्चा निशाना लगाता है? बेशक। क्या वो तुम्हारी तरह जिंदा दिल है? बस यही पर्दा मुझसे मुख्तलिफ है। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी तारी रहती है। वो हंसना तो जानता ही नहीं, दिन में सिर्फ 2 बार मुस्कुराता है। उसने हैरानी से पूछा 2 बार? हाँ, एक बार सुबह दांतों को ब्रश करता है, दूसरी बार रात को सोने से पहले ब्रश करता है। इस तरह उसके दांत नजर आते हैं तो बेचारा मुस्कुराता हुआ सा लगता है। हेल्मा खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर पूछा तुम दोनों का नाम पारस क्यों है? मैं पारस अव्वल हूँ और वो पारस तुम। लेकिन नाम तो पारस ही हुआ ना। ये हम सब की मजबूरी है। मेरी मामा कहती हैं कि पारस तोम उनका अपना बेटा है, लिहाजा पारस उसका नाम होना चाहिए, मेरा नाम कुछ और रखा जाए। शीबा मम्मी जब जिंदा थी यही कहती थी कि मैं असल पारस हूँ, लिहाजा मेरा नाम तब्दील नहीं होगा। सोनिया मामा और आंटी आमना भी शीबा मम्मी की हमायत करती हैं, इसलिए पापा ने कह दिया कि जब तक फैसला ना हो तब तक हम नाम से नहीं नंबर से पहचाने जाएंगे, यानी अव्वल और दोयम। कभी तुम मादाम रसवंती और फरहाद साहब के बेटे साबित ना हुए तो तुम्हें कितना दुख होगा। हमें इस बात का आदी बनाया गया है कि जो मिल जाए उसे शुक्रिया के साथ कबूल करो, जो ना मिले उसका अफसोस ना करो। दुनिया में सिर्फ खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। मेरा रिश्ता शीबा मम्मी से खून का नहीं था, दिल का था, और उन्होंने दिली लगाव से मेरी जैसी तरबियत की वही तरबियत मामा पारस दोम को दे रही है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर यह कि मेरी मम्मी तो मर चुकी है, मुझे माँ के खोने का दुख क्या होगा। रह गई बाप की बात तो पापा हम दोनों भाइयों को यकसा चाहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं समझते। तुम सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो? जोजो को। हेल्मा ने गहरी सांस ली। सलारा ने करवट बदलकर कहा हाय पारस, ये तुमने क्या कह दिया? बेचारी हेल्मा का दिल टूट गया होगा। पारस ने कहा अगर तुम जाग रही हो तो उठो बैठो, जल्दी से कुछ खा लो, हमें यहाँ जिंदगी नहीं गुजारना है। वो हेलीकॉप्टर वाले आते ही होंगे। आधे घंटे बाद जब सलारा ने खा पी लिया और वह वहां से रवाना होने लगे तब दूर कहीं से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। वो तीनों दौड़ने लगे। सलारा उनके साथ दौड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पारस उसे खींचता हुआ ले जा रहा था। पहाड़ी का वो बुलंद हिस्सा चट्टानी था, कहीं कहीं दरख्त नजर आते थे, वरना चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते थे।
आवाज़ अभी दूर ही दूर भटक रही थी। वह जंगल के दूसरे हिस्सों में तलाश कर रहे थे। वह तीनों भागते भागते रुक गए। एक जगह ऐसी नजर आ रही थी जहां पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। इस तरह उन्हें इन पत्थरों के नीचे छुपने का मौका मिल सकता था। वह दौड़ते हुए वहां आए, फिर पत्थरों के नीचे चले गए। सलारा ने कहा, आखिर कब तक दौड़ोगे? दिन की रोशनी फैल गई है। मैं कहती हूँ हथियार फेंककर अपनी गिरफ्तारी पेश कर दो, मैं तुम्हें सजा से बचाऊंगी। पारस ने कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं उनके खौफ से भाग रहा हूँ? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें उनके सामने घसीटता हुआ ले जाऊंगा और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं तो उन्हें सिर्फ भटका रहा हूँ। चाहता हूँ कि वो मुझे ना देखें और भटक भटक कर मायूस होकर चले जाएं। आखिर बच्चे हो ना, बचकाना सोच रखते हो। वो लोग मेरे बगैर कभी वापस नहीं जाएंगे, कभी मायूस नहीं होंगे। एक एक करके सभी अपनी जान दे देंगे। उनमें से जो आखिरी आदमी बचेगा वो भी मुझे ले जाने की कोशिश करेगा। उसकी बात खत्म होते ही शेर के धाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो सब सहम कर चुप हो गई, नजरें उठाकर इधर उधर देखने लगे। शेर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बल्कि एक नहीं, दो शेरों की आवाज़ें थीं। एक के बाद एक धाड़ रहा था। ऐसे में हेलीकॉप्टर भी इसी तरफ आने लगा। पारस ने पत्थर के नीचे से जरा झुककर देखा। दूर से हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी वक्त अचानक ही एक शेर और एक शेरनी छलांग लगाकर एक पत्थर की बुलंदी पर आ गई। उनकी नजरें ठीक पारस की तरफ थी। उसने स्टेन गन संभाल ली। सलारा ने कहा, क्या तुम्हारे तरबियत देने वालों ने यह नहीं समझाया कि शेर स्टेन गन से मारे नहीं जाते? मैं अच्छी तरह जानता हूं ये इस हथियार से नहीं मरेंगे, लेकिन बुरी तरह जख्मी होंगे। और जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ एक नहीं दो हैं। वो दोनों गुर्रा रहे थे। पारस ने उन्हें सोचती हुई नजरों से देखा, फिर फैसला किया, वाकई इन्हें जख्मी नहीं करना चाहिए, लेकिन फायरिंग जरूर करना चाहिए। अब तो हेलीकॉप्टर वालों की मदद लेना ही होगी, वही उन्हें यहां से भगाएंगे। ये सोचते उसने तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों शेर दो सिमत इधर से उधर छलांग लगा कर गए, मगर ज्यादा दूर नहीं गए। पारस फायरिंग करता हुआ पत्थर के नीचे से निकल आया। हेल्मा और सलारा भी उसके पीछे थी। हेलीकॉप्टर वालों ने उन्हें देख लिया, फिर देखते ही अपना रुख उन शेरों की तरफ किया। परवाज नीचे की, फिर फायरिंग करते हुए उनकी तरफ जाने लगे। ऐसे वक्त पारस धोखा खा गया। वो समझ रहा था शेरों की तरफ फायरिंग होती जाएगी, लेकिन उनमें से एक ने उनकी तरफ भी फायर कर दिया। हेल्मा के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। वह तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी। पारस जल्दी से नीचे लेट गया। हेलीकॉप्टर वहां से गुजर गया था और अब वो शेरों पर फायरिंग करता जा रहा था। हेल्मा का जिस्म लहू से भीग रहा था। वो आखिरी हिचकियां ले रही थी। पारस ने उसके सर के नीचे हाथ रखा, फिर कहा, हेल्मा जरा हौसले से काम लो, मैं कुछ करता हूं। वह इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं मास्टर, नहीं, बस मेरा वक्त पूरा हो गया। अगर मरने के बाद कोई और जिंदगी है, कोई और दुनिया है, तो मैं उस दुनिया में तमाम जिंदगी तुम्हें याद करती रहूंगी। ये कहते कहते उसने आखिरी हिचकी ली, फिर ठंडी पड़ गई। वह गुस्से से दांत पीसने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी स्टेन गन छीनने की कोशिश की जा रही है। उसने पलटकर एक हाथ रसीद किया। सलारा चीख मारकर लड़खड़ाती हुई पीछे चली गई। अगर स्टेन गन उसके शाने से ना लटकी होती तो सलारा के हाथ लग जाती। उसने पलटकर कहा, तुम्हारे आदमी ने जानबूझकर हम पर गोली चलाई है। मैं इन आने वालों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर ये मेरे हाथ ना आए तो हेल्मा की जान के बदले तुम्हारी जान लूंगा। तुम सब इंसान नहीं हो, शैतान की औलाद हो। एक औरत तन्हा अपनी जिंदगी गुजार रही थी, थिएटर में काम करती थी, अपना खाती थी, अपना पहनती थी। तुम लोग उसे अगवा करके यहाँ लाए और उसे बेमौत मार दिया। अब तुम किसी वक्त भी बेमौत मरने के लिए तैयार रहो। हेलीकॉप्टर एक चक्कर काटकर वापस आ रहा था। लाउड स्पीकर के जरिए चीख चीख कर कहा जा रहा था, मास्टर पारस, हमें अफसोस है, हमने हेल्मा की लाश देखी है। यकीन करो, हमने जानबूझकर गोली नहीं चलाई है, हम तो शेरों को भगा रहे थे। पारस ने चीख कर कहा, यू ब्लडी फूल, तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो। शेर कहाँ थे और हम कहाँ थे, और तुम्हारा निशाना कहाँ था? ये कहते उसने स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर दूर निकल गया। वो फिर एक चक्कर काट कर आ रहा था और स्पीकर के जरिए आवाज आ रही थी, मास्टर पारस, हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, दोस्ती कर लो। हम वादा करते हैं, तुम जिस तरह भी शहर तक जाना चाहोगे हम ले जाएंगे। तुम मादाम सलारा को यरगमाल बनाकर हमारे हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर तक जा सकते हो। वो एक चक्कर काटकर जब करीब से गुजरने लगा तो पारस ने फिर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस बार कई गोलियां ईंधन वाली टंकी में जाकर लगी। यक बयक आग भड़क उठी। परवाज बहुत नीची थी। पारस ने देखा दूर जाते हुए हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजे खुल गए थे और वहां से लोग छलांगे लगा रहे थे। सिर्फ 4 मुसल्लह अफराद ही बाहर निकल सके होंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल बेकाबू हो गया, एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। फिर वो गजब का धमाका हुआ कि वहां की जमीन लरसने लगी। धुआं आसमान की तरफ जाने लगा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ते हुए दूर दूर तक चट्टानों और पत्थरों से टकराने लगे। सलारा औंधे मुंह पड़ी खौफ से चीख रही थी। पारस उसका एक बाजू पकड़कर जल्दी से घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। अगर जरा भी देर करता तो जिस पत्थर के नीचे वो दोनों छुपे हुए थे वहीं हमेशा के लिए दबकर रह जाते।
जमीन के लरजने की वजह से पत्थर लरज रहे थे और अपनी जगह छोड़ रहे थे। जहां वो छुपे हुए थे वहां के पत्थर गिरते हुए एक दूसरे पर आ गए थे और जमीन बोस हो गए थे। हेल्मा गुम हो चुकी थी। वह तमाम पत्थर उसकी उभरी हुई कब्र बन गई। सलारा पर मारे दहशत के सख्ता तारी हो गया। अगर पारस उसे वहां से ना निकालता तो इन पत्थरों तले कुचली जाती, वहां उसकी कब्र बन जाती। हेलीकॉप्टर के पहले धमाके के बाद दूसरा जबरदस्त धमाका हुआ तो वह सख्ते से चौंक गई। पारस के कदमों से लिपट गई। हेलीकॉप्टर के बाकी मांदा टुकड़े जो फिजा में उड़ रहे थे वो अब उनकी तरफ नहीं आ रहे थे। पारस स्टेन गन लिए तनकर खड़ा हुआ था और उन 4 मुसल्लह अफराद को देख रहा था जो अभी तक जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। जब तक धमाके खत्म ना होते वो वहां से उठने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। हो सकता था उनमें से कुछ मर चुके हों। उसने सलारा के बाजू को पकड़कर एक झटके से उठाते हुए कहा, चलो। नहीं, मैं नहीं चल सकूंगी, मेरे पांव कांप रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। पारस ने स्टेन गन का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा, जब इससे हेलीकॉप्टर की टैंकी फट सकती है तो तुम्हारा सर भी उड़ सकता है। मैं ज्यादा दूर चलने को नहीं कहूंगा, लेकिन अपने आदमियों से जितनी दूर निकल सकती हो निकल चलो। वह जबरन चलने लगी। पारस ने कहा, यूं नहीं, जरा तेज कदमों से। फिर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद सलारा ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम मुझे नहीं मारोगे, सिर्फ धमकियां दे रहे हो। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है? अगर तुम मेरी जान के दुश्मन होते तो अभी मुझे ना बचाते। ओ गॉड, जब भी मुझे ये मंजर याद आएगा मैं लरस जाया करूंगी। अगर तुम जरा सी देर करते तो मैं उन पत्थरों के नीचे कुचली जाती। अगर तुम मेरी जान के दुश्मन हो तो बताओ मेरी जान क्यों बचाई? मैं तुम्हें यह रगमाल बना के ले जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है, लिहाजा मुझे गिरफ्तारी का या अपने मरने का यकीन होगा तभी तुम्हें मारूंगा, वरना जिंदा रखूंगा। वह घर से दूर आ गए थे, लेकिन वो 4 मुसल्लह अफराद जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक की मौत का यकीन हो गया क्योंकि उसके लिबास में आग लग गई थी और वह यूं ही पड़ा हुआ था। अगर जिंदा होता तो जिंदगी के लिए जरूर तड़पता, मचलता और अपने लिबास की आग बुझाने की कोशिश करता। दूसरा शख्स चारों शाने चित पड़ा हुआ था। उसकी जदीद तर्ज की राइफल उससे जरा दूर पड़ी हुई थी। अगर वो जिंदा रहता तो पारस से मुकाबले के लिए अपनी राइफल जरूर हाथ में रखता, लिहाजा उसकी भी मौत का यकीन हो रहा था। बाकी 2 शख्स औंधे पड़े हुए थे और उनके हाथ अपनी अपनी राइफलों पर मजबूती से जमे हुए थे। पारस ने कहा, शायद वो जिंदा है, इनसे मैं निमट लूंगा, यहां से चलो। अचानक सलारा ने चीख कर कहा, सांप। पारस ने इधर उधर अपने कदमों की तरफ देखा। सलारा ने कहा, वो देखो उस आदमी के पास। उसने उंगली से इशारा किया। पारस ने देखा 2 शख्स जो औंधे मुंह पड़े हुए थे। सांप उनमें से एक के ऊपर चढ़ गया था। उसके ऊपर से रेंगता हुआ उस हाथ तक पहुंच गया था जिसमें राइफल थी। जबरदस्त धमाकों के बायस सांप, बिच्छू और दूसरे कीड़े मकोड़े जमीन से निकल आए थे। कितने ही दरिंदों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। करीब कोई नहीं आ रहा था। पारस मोहतात कदमों से चलता हुआ उन लोगों के पास पहुंचा जो औंधे मुंह पड़े हुए थे, जिस पर सांप रेंग रहा था। उस पर स्टेन गन से फायरिंग की। सांप मर गया, आदमी यूं ही पड़ा रहा। दूसरा शख्स भी फायरिंग की आवाज पर नहीं उठा। पारस ने उनमें से एक की राइफल ली, उसका मुआयना किया, फिर कारतूस की पेटी भी ले ली। अपनी एक स्टेन गन और कारतूस की पेटियां वहीं फेंक दी। दूसरी स्टेन गन शाने से लटका ली, राइफल को हाथ में लिया, फिर वहां से दौड़ता हुआ सलारा के पास आया और कहा, यहां से निकल चलो, दरिंदे इन लाशों को खाने के लिए आएंगे। सलारा उसके साथ दौड़ते हुए जाने लगी। अब वो राजी खुशी दौड़ रही थी क्योंकि उसके तमाम सहारे टूट चुके थे, बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। उनके किले की छत पर वही एक हेलीकॉप्टर था जो जरूरत के वक्त काम आता था। अब वो भी तबाह हो चुका था। उन्हें तलाश करने वाले अब किसी भी जरिए से पारस तक नहीं पहुंच सकते थे। वो दोनों कभी दौड़ते जाते थे, कभी तेजी से चलने लगते थे। सलारा हाँफते हुए कहने लगी, तुमने बहुत बुरा किया, मेरे आदमी मार डालते तो कोई बात ना होती। हेलीकॉप्टर को तबाह नहीं करना चाहिए था। वो होता तो हम उसके जरिए कहीं भी पहुंच सकते थे। कहीं कहीं दरख्तों पर बंदर इधर से उधर उछलते हुए दिखाई देते थे। उनके रास्तों पर भी आ जाते थे, फिर उछल कर दूर चले जाते थे। दूसरे जानवरों की भी आवाजें आ रही थी। हेलीकॉप्टर के 2 जबरदस्त धमाकों ने तमाम दरिंदों को चौकन्ना कर दिया था और सबको इसी तरफ मुतवज्जा किया था। उन्हें मुर्दा इंसानों का गोश्त मिलने वाला था और 2 जिंदा इंसान भागते जा रहे थे। उन्हें भी भला वो कब छोड़ने वाले थे। वो रोने के अंदाज में बोली, हमारी मौत इसी जंगल में लिखी है। तुम्हारी यह मकाना दिलेरी मुझे भी मार डालेगी। हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। जब यकीन है यहाँ मरना है तो फिर डरना क्या? मैं तुम्हारी तरह हराम मौत मरना नहीं चाहती। तुम ऐसे कह रही हो जैसे अपनी मर्जी से मरना चाहती हो। इस जंगल में मेरी तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। उसकी बात खत्म होते ही चीते के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत दूर एक चट्टान पर एक चीता खड़ा हुआ था। सलारा की हलक से चीख निकल गई। पारस ने उसका हाथ पकड़ा, फिर एक तरफ दौड़ते हुए जाने लगा। चीते की मौजूदगी में दूसरे जानवर दूर दूर भागने लगे। पारस ने एक जगह रुककर दोनों हाथों से राइफल संभाली, उसके दस्ते को शाने से लगाकर चीते का निशाना लिया, फिर गोली दाग दी। चीता उछलकर दूसरी तरफ चला गया।
इधर पारस एक झटका खाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसने वो राइफल पहले कभी नहीं चलाई थी। दूसरी राइफलों का तजुर्बा था। एक बार गोली चलाने के बाद पता चला कि कितना जबरदस्त झटका पहुंचता है। वह फौरन ही जमीन से उठ गया। जिससे शाने में तकलीफ महसूस हो रही थी उधर का हाथ हिलाने लगा, कभी दायरे की सूरत में और कभी मुख्तलिफ वर्जिश की सूरत में। फिर वो दोनों पंजों के बल उछलते हुए दोनों हाथों की वर्जिश करने लगा। सलारा उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। उसने पूछा, क्या तुमने शेर मारा है जो इतने इत्मीनान से उछल रहे हो? उसने झुककर स्टेन गन और कारतूस की पेटी उठाई, राइफल वहीं छोड़ते हुए कहा, अब इसे नहीं चलाऊंगा वरना खुद चल बसूंगा। वह फिर वहां से दौड़ते हुए जाने लगे। करीब ही पानी का शोर सुनाई दे रहा था। उनका रुख उस तरफ था, लेकिन पानी के करीब पहुंचने से पहले फिर वही चीता दिखाई देने लगा। उसने कहा, सलारा कहीं करीब ही दरिया है, तेजी से भागने की कोशिश करो, दरिया तक पहुंचो। सर पर मौत खड़ी थी। वो तेजी से भागने लगे। पारस भी उसके साथ दौड़ता जा रहा था। फिर उसने एक जगह रुककर स्टेन गन का रुख चीते की तरफ किया। वो करीबतर होता जा रहा था। फिर उसने स्टेन गन से फायरिंग की। चीता उछलकर दूर जाने लगा। अब वो फिर अपनी आदत के मुताबिक एक लंबा चक्कर काटकर उनकी तरफ आने वाला था। इतनी देर में वो फिर दौड़ने लगे। अब यूं लगता था जैसे उनके बेबस और मजबूर होने का वक्त आ गया है। स्टेन गन से चीते को मार नहीं सकते थे, सिर्फ वक्ती तौर पर दूर भगा सकते थे। फिर बदनसीबी ये कि दौड़ते दौड़ते उन्हें एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि इसके बाद गहरी पस्ती थी और इस पस्ती में एक दरिया जोरों शोर से बह रहा था। चीते की गरजदार आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक चक्कर काट कर आ रहा था। सलारा के चेहरे का रंग उड़ गया। न आगे जा सकते थे, न पलटकर वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकते थे। वापसी के रास्ते पर चीता मौजूद था। पारस ने जरा आगे बढ़कर पस्ती में झांक कर देखा, अंदाजा किया। तकरीबन 50 फुट की गहराई पर वह दरिया बह रहा था। उसने कहा, छलांग लगा दो। वह चीख कर बोली, नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? इतनी गहराई में छलांग का मतलब है खुद को मौत के हवाले कर देना। तुम नहीं मरोगी, जिंदा रहोगी, नीचे पानी है। ये कहते उसने फिर स्टेन गन से फायरिंग की। चीता उछलकर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे चला गया। वहां से उछलकर फिर पत्थर के ऊपर आया और गरजने लगा। पारस ने अपनी कारतूस की पेटी चीते की तरफ उछाल दी। फिर स्टेन गन भी उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, सलारा, अब हम निहत्ती है। मेरे पास सिर्फ एक चाकू है और मैं कोई टार्जन की औलाद नहीं हूं, लिहाजा एक ही रास्ता है। आओ मेरा हाथ पकड़ो और छलांग लगा दो। अब एतराज की गुंजाइश नहीं थी। खाली हाथ रहकर चीते का लुकमा बनना गवारा नहीं था। उसने डरते डरते पारस का हाथ थाम लिया। फिर लरसती हुई आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी। जिंदा रहने का हौसला करो तो नहीं मरोगी। याद रखो, दरिया में गिरते ही पहले गहराई में जाओगी, फिर 2 हाथ मारते ही उभर कर सतह पर आ जाओगी। इसके साथ ही तैरना शुरू कर देना। चलो, 1 2 3। ये कहते उसने छलांग लगाई। सलारा ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ को एक झटका पहुंचा तो किनारे से उसके कदम उखड़ गए। उसके हलक से चीख निकल गई। पारस का हाथ छूट गया। उसने जरा आंखें खोलकर देखा, फिर जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसे यूं लग रहा था जैसे आसमान से गिर रही हो और पता नहीं कहां पहुंचने वाली हो। यह सिर्फ चंद सेकंड की बात थी। फिर गड़ाप से पानी के अंदर चली गई। चीता पत्थर पर से छलांग लगाकर किनारे आया था और सर झुकाकर उन दोनों को हसरत से देख रहा था जो उसका लुकमा बनते बनते रह गए थे। दरिया बहुत गहरा था, लेकिन वो दोनों तैरना जानते थे। गोताखोरी का भी हुनर आता था, लेकिन पानी में डूबते ही फिर उभर कर सतह पर आ गए और तैरने लगे। तैरने में भी ज्यादा मुशक्कत की जरूरत नहीं थी। दरिया की पुरजोर लहरें उन्हें बहाकर ले जा रही थी। वह सिर्फ डूबने से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। दरिया नशेब की तरफ बह रहा था, इसलिए बहाव तेज था। वो दोनों इतनी ही तेजी से बहते जा रहे थे। जहां उन्होंने छलांग लगाई थी वहां दोनों किनारों की ऊंचाई तकरीबन 50 फुट होगी। अब वो ऊंचाई बतदरीज कम होती जा रही थी। साहिल नीची सतह पर दिखाई देने लगा। वो पता नहीं कितने मील तक बहते रहे। तेज रफ्तार लहरों में वक्त और फासले का अंदाजा नहीं हो रहा था। बहुत दूर तक बहने के बाद वो दरिया 2 मुख्तलिफ सिमतों में तकसीम हो गया। यूं तो वो सीधा बहता जा रहा था, लेकिन उसकी 2 शाखें दाएं बाएं निकल गई थी। एक शाख शुमाल की तरफ जा रही थी, दूसरी जनूब की तरफ। जनूबी साल पर एक दरख्त झुका हुआ था। पारस उसकी शाख पकड़कर रुक गया। फिर पीछे आने वाली सलारा से चीख कर कहा, इस तरफ चली आओ। वो उससे बहुत दूर एक बड़े से पत्थर को पकड़कर रुक गई। हाँफते हुए चीख कर बोली, मैं नहीं आऊंगी, इसी तरह बहती हुई तुमसे दूर निकल जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी है, आगे पानी का बहाव कम है, वहां मगरमच्छ हो सकती हैं। अरे मगरमच्छ से क्या डराते हो? तुमने तो मुझे मार ही डाला था। इतनी बुलंदी से मुझे छलांग लगाने पर मजबूर किया। मैं मर जाती तो तुम्हारा कुछ ना जाता। अब जिंदा देखकर फिर यरगमाल बनाकर ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिस पत्थर के सहारे खड़ी हुई हो उसकी बात बहुत गहराई है। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो किनारे की तरफ तैरती चली आओ। गहराई होने दो, मैं डूबकर मर जाऊंगी, मगर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। पारस ने अपनी कमर से चाकू निकाला, फिर उसे खोलते हुए कहा, अगर तुम इधर नहीं आओगी तो मैं भी किनारा छोड़ दूंगा और बीच दरिया में आकर तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। तुम मेरे साथ नहीं आना चाहोगी तो चाकू से जख्मी करके यहां से घसीटता हुआ लाऊंगा। वो चाकू की तरफ देखकर सोचने लगी, अगर मैं इससे बचकर निकल भी गई तो तन्हा कहाँ जाऊंगी?
पता नहीं जंगल के किस हिस्से में हूँ। जॉर्ज से राब्ता कायम करने का कोई जरिया भी नहीं है और ना ही वो लोग मुझे अब तलाश कर सकती हैं। उसने सोचते सोचते सर उठाकर पारस की तरफ देखा। फिर उसके दिल ने कहा, यह वाकई मर्द का बच्चा है। देखो तो यकीन नहीं आता, लेकिन मैं देखती आ रही हूँ। अगर एक नौजवान लड़के के कारनामों से मुतासिर होकर इसे जवां मर्द कहा जा सकता है, तो मैंने ऐसा जवां मर्द अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा और ना देखूंगी। एक के पल्ले पड़ गई, यही काफी है। पारस ने बुलंद आवाज से कहा, क्या तुम मुझे देखते देखते सो गई हो? वह चौंक गई, दूसरी तरफ मुंह फेर कर सोचने लगी। मैं इसके हाथ नहीं आऊंगी, इससे दूर बहती जाऊंगी। देखती हूँ ये और कितना हौसले वाला है, मुझे किस तरह किनारे तक ले जाएगा। उसने पत्थर का सहारा छोड़ दिया, फिर बहती हुई जाने लगी। पारस ने उसे देखा, चाकू बंद किया, उसे कमर की बेल्ट में फंसाया, फिर झुके हुए दरख्त की शाख पर से छलांग लगाकर दरिया में पहुंच गया। वो लहरों के जोर पर तैरती आ रही थी। पारस उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा। जब सलारा ने देखा कि वो करीब आ रहा है तो उसने तैरते हुए अपना रुख बदल दिया। वो अभी एक दूसरे के करीब नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही वो अपना रास्ता बदल लेना चाहती थी। पारस ने डुबकी लगाई, उसकी नजरों से ओझल हो गया। वह तैरते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। उसकी चालाकी पर हैरत हो रही थी। पता नहीं वो पानी के अंदर ही अंदर किस तरह उसके करीब पहुंचने वाला था। वो तेजी से तैरने लगी। उसी वक्त हलक से चीख निकल गई। किसी ने पानी के अंदर दबोच लिया था। वो डूबने लगी। दूसरे लम्हे फिर उभर आई। अब उसके साथ पारस था। वो तड़प कर खुद को छुड़ाने लगी। पारस ने उसे आसानी से छोड़ दिया, लेकिन फिर चालाकी दिखाई। उसने लंबे बालों को पकड़ लिया था और दूर ही दूर रहकर तैरता जा रहा था। वो अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती जा रही थी, साथ ही हाथ पांव मारती जा रही थी ताकि पानी की सतह पर उभरी रहे और सांस लेती रही। इसी जिद्दोजहद में पता न चला कि वो किस तरह साहिल तक पहुंच गई। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जिद का मुजाहरा करती और दरिया में छलांग लगाकर तैरना शुरू कर देती। वो किनारे पहुंचकर गिर पड़ी थी। चारों शाने चित होकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। भीगा हुआ लिबास बदन से चिपक गया था। वो बड़ी बेनियाजी से आंखें खोले खुले आसमान को तक रही थी। बेनियाज तो पारस भी था। उसे आज तक जितनी तरबियत दी गई थी वो उसी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। किसी सिनफे मुखालिफ से न दिलचस्पी लेना सिखाया गया था और न किसी पर वह खसूसी तवज्जो देता था। बस एक जोजो थी जिससे गहरा लगाव था, और वह लगाव प्यार भरे दोस्ताना जज्बों से ज्यादा न था। उनकी मोहब्बत में पाकीज़गी और भरपूर शरारतें थीं। अभी शैतान ने उनके दरमियान मुदाखलत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद पारस ने पूछा, क्या यहीं सो जाने का इरादा है? उसने सर घुमाकर पारस को देखा। जरा देर तक उसे सर से पांव तक देखती रही, फिर बोली, क्या तुम मुझे देख रहे हो? खुदा का शुक्र है मेरी आंखें सलामत है, मैं देख सकता हूँ। क्या मैं बहुत हसीन हूँ? तुमने सिर्फ कल से आईना नहीं देखा और इतनी जल्दी भूल गई कि हसीन हो या नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, हसीन हो। वो लेटे ही लेटे अंगड़ाई के लिए हाथ उठाकर बोली, क्या मैं जवान भी हूँ? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 50 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने के बावजूद भी तुम्हारी जवानी सलामत है। यह जंगल ब्याबान है, मैं साहिल की हरी भरी घास पर भीगी पड़ी हूँ। क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? हाँ, खतरा महसूस कर रहा हूँ। वो खुश होकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसा खतरा? तुम्हारी टांगें दरिया की तरफ है। सोचता हूँ कोई मगरमच्छ खींच कर ले जाएगा तो मैं किसे यरगमाल बनाऊंगा। वो झुंझलाकर उठ बैठी। हुस्नो जवानी की कोई कदर ना हो या कोई देखकर उसे महसूस तक ना करता हो तो इससे ज्यादा तौहीन की बात और क्या हो सकती है? जब कोई ना समझे ना महसूस करे तो वो जवानी जवानी ना हुई, हुस्न हुस्न ना हुआ। कांटों का दरख्त हुआ जिसे कोई देखता तक नहीं, और देख ले तो हाथ लगाए बगैर गुजर जाते हैं। वो उसे टटोलती हुई नजरों से देखते हुए बोली, तुम इतने नादान तो नहीं हो? मैं नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रहा हूँ। ये उम्र नादानी की होती है, और नादानी का मतलब शैतानी नहीं होता। तुम ये ना समझना कि मैं तुम पर मर मिटी हूँ और अपनी तरफ माइल कर रही हूँ। तुम खुद समझ रही हो, खुद बोल रही हो। तुम कल से हर कदम पर मुझे तजस्सुस में मुब्तला करते आ रहे हो, कभी जहानत के मामले में, कभी दलेरी के मामले में, और कभी एहसासात और जज्बात के मामले में। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम इतने फरिश्ता हो जबकि तुम्हारा बाप शैतान है। जो औरत नौउम्र लड़के से हुस्न और जवानी के पर्चे हल कराती है, उसके सामने मेरा बाप तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द शैतान बन सकता है। अब उठो यहाँ से, हमें दिन ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर लेना चाहिए। वह दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। सलारा अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, पता नहीं क्या वक्त हो चुका है, मुझे भूख लग रही है। छलांग लगाने के दौरान खाने का बैग मेरी पुश्ते से निकलकर गिर पड़ा था। अब क्या होगा? जब तक कुछ ना मिले मेरा दिमाग खाती रहो। वह तेजी से चलती हुई उसके बराबर आ गई, फिर उसका बाजू थामकर चलने लगी। पारस ने कनखियों से देखा, फिर कहा, तुम में ये तब्दीली अचानक आई है। कल तक मैं तुम्हें नजर नहीं आया, दुश्मन बनी हुई थी, अब अचानक लगावट जाहिर कर रही हो। बात क्या है? औरत किसी को समझते समझते ही समझती है, और मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। अगर तुम मेरी जिंदगी की हर सांस के साथ रहो तो दुनिया की कोई शैतानी ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा? बॉडीगार्ड बनकर नहीं, दोस्त बनकर। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से दोस्ती की है, मैं जानती हूँ वो जो है।
हाँ, तुम्हारे सितारे अच्छे हैं कि मैं ख्याल ख्वानी की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता हूँ। अगर जो मेरे दिमाग में आती और तुम इस तरह मेरे साथ चलते हुए देखती तो तुम्हारी खोपड़ी हिलाकर रख देती। मैं भी सांस रोक लेती हूँ, वो कभी मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगी। बड़े बड़े योगा के माहिर यही दावा करते हैं। फिर किसी कमजोरी में मुब्तला होकर ख्याल ख्वानी करने वालों के लिए दिमाग के दरवाजे खुद ब खुद खोल देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अच्छी खासी ज़हीन औरत को भी अचानक क्या हो जाता है। तुम वही लड़की हो ना जो अपने भाई जॉर्ज के साथ साइंस लेबॉर्ट्री में काम करती हो, रियाजी के मुश्किल से मुश्किल सवालात हल करती हो, पेचीदा मामलात को समझने में और सुलझाने में अपनी जहानत का सबूत देती हो। हाँ, मैं वही हूँ। तुम पहले नौजवान हो जिसकी जिद और ज़बरदस्ती के आगे झुकती चली जा रही हूँ। मैं किसी को चक्कर देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, लेकिन तुम्हारे साथ जहाँ तक जा रही हूँ और जितनी देर हो रही है उतना ही मुझे फ़ायदा पहुँचने वाला है। हाँ, मेरे दिमाग के एक गोशे में ये बात भी है। आगे चलकर तुम भरपूर जहानत का सबूत देने वाली हो। यहाँ से हम जिस आबादी या छोटे बड़े शहर में पहुँचेंगे वहाँ तुम्हारे आदमी ज़रूर होंगे। वहाँ तुम मुझे मजबूर और बेबस बनाने के लिए कितने ही ज़राए इस्तेमाल कर सकोगी। बहरहाल जब वो वक्त आएगा तो मैं देखूंगा कि अपने बचाव के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी इतना बता दो, कब तक मेरा सहारा लिए मेरे साथ साथ चलती रहोगी? ज़रा अलग होकर भी चल सकती हो। वह हंसते हुए अलग हो गई। पारस गहरी संजीदगी से सोचता जा रहा था, अचानक सलारा का रवैया क्यों बदल गया है? ये मेरी और अपनी उम्र के फ़र्क को मिटा रही है। ज़रूर इसके पीछे कोई चाल है जो अभी मेरी समझ में नहीं आ रही है। दरिया के किनारे छोटी छोटी बस्तियां या छोटे बड़े शहर जरूर आबाद होती हैं। वो इसी उम्मीद पर चल रहे थे, आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी आबादी में पहुंचने वाले थे। सलाना ने कहा, हमने अपनी गाड़ी में 100 किलोमीटर का फासला तय किया था। इसके बाद रात भर चलते रहे और अब भी चल रहे हैं। इस हिसाब से हमने ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर का फासला तय किया होगा। इसके बाद भी करीबी शहर तक पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। ये दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगी, कल का दिन भी शायद गुजर जाए। क्या मैं इतनी दूर तक पैदल चल सकूंगी? तुम इस पुख्ता सड़क के हिसाब से फासला नाप रही हो, जबकि हम जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं। यकीनन यह शॉर्टकट होगा। जंगल का यह अंदरूनी रास्ता सड़क के रास्ते से भी तवील हो सकता है। होने दो, कोई बात नहीं। हम किनारे किनारे चलते हुए जरूर किसी बस्ती तक पहुंचेंगे। जब तक हम पहुंचेंगे भूख से मेरा दम निकल जाएगा। मुझे अभी तक भूखे रहने का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आदमी मुश्किल मिजाज हो तो 3 रोज तक भूख बर्दाश्त कर लेता है। शाम तक कुछ ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। हर जानदार को खेतों से या जंगलों से खुराक हासिल होती है। जरा दूर दूर तक नजरें दौड़ाती जाओ, कोई ऐसा दरख्त जरूर नजर आएगा जिसके फलों से तुम पेट भर सकोगी। कोई 2-4 मील का फासला तय करने के बाद दूर तक दरख्त ही दरख्त दिखाई देने लगे। उनमें फल भी नजर आ रहे थे। सलारा ने उन दरख्तों की तरफ दौड़ते हुए कहा, आओ जल्दी आओ, देखो ये फल खाने के काबिल हो सकती हैं। पारस ने कहा, इतनी देर से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, खाने की चीज़ देखते ही दौड़ने लगी। अगर पहले ही तेजी से चलती रहती तो हम कितना फासला तय कर लेते। वो एक दरख्त पर चढ़ गए, फिर उसके फल तोड़कर नीचे फेंकने लगे। इसके बाद एक शाख से लटक कर नीचे कूद गया। फिर उसने पूछा, तुम खामोश क्यों खड़ी हो? इतने फल तुम्हारे कदमों के पास हैं, उठाओ और खाओ। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं पहले नहीं खाऊंगी। यानी तुम्हें डर है कि अगर ये जहरीला हुआ तो मर जाओगी? उसने हाँ के अंदाज में सहलाया। पारस ने एक फल उठाया, फिर चाकू से काट कर उसे देखा, नाक के पास ले जाकर सूंघा, फिर जुबान से चखा। इसके बाद दांत से काट कर थोड़ा सा खाया। सलारा ने पूछा, कैसा है? पारस ने मुंह बनाकर कहा, कुछ अजीब सा जायका है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पूरा फल खाकर देखो। खा तो रहा हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाने लगा। सलारा उसे गौर से देखती जा रही थी। उसने पूरा फल खा लिया, लेकिन अचानक ही उसके दीदे फैल गए। वो वहशतज़दा नजरों से उसे देखने लगा। वो घबराकर पीछे हट गई, फिर बोली, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर दोनों हाथों से सर थामकर कभी इधर देखने लगा, कभी उधर जाकर तकने लगा, जैसे साफ तौर पर नजर ना आ रहा हो। फिर उसके मुंह से हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह फिर सहम कर बोली, क्या हो रहा है पारस, तुम्हें क्या हो रहा है? उसकी हंसी कहकह में बदल गई। वह जोर से कहकह लगाते हुए बोला, मज़ा आ रहा है। पूरा जंगल घूम रहा है, इधर से उधर जा रहा है और उधर से इधर आ रहा है, और तुम भी तो नाच रही हो। वो परेशान होकर बोली, क्या यह नशीला फल है? उसने एक जोर का कहका लगाया। अचानक वो कहका एक झटके से रुक गया, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। पारस के दीदे और फैल गए थे। वो लड़खड़ाकर पीछे दरख्त से टकरा गया। उसकी गर्दन यूं हिल रही थी जैसे सांस अटक अटक कर आ रही हो और वो बड़ी मुश्किल से सांस खींच रहा हो। फिर वो धप से गिर पड़ा। सलारा ने चीख कर कहा, पारस क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? जवाब दो। वो दौड़ती हुई करीब आई। उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर देखा तो उसकी भी ऊपर की सांस ऊपर रह गई, क्योंकि पारस की सांस रुक गई थी। दीदे साकित हो गए थे। उसने नहीं कहते हुए चीख मारी। उसके चेहरे को छोड़ा तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। चंद लम्हों के लिए उस पर सख्ता तारी हो गया। वो अपनी जगह से हिल ना सकी। फिर जरा पीछे हटकर उसे गौर से देखा। इसके बाद करीब आई, उसके एक हाथ को थाम कर नब्ज टटोलने लगी।
उसकी नब्ज नहीं मिल रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब यह नौजवान हंसता बोलता जा रहा था, अपनी जिंदगी का मुकम्मल सबूत दे रहा था। फिर देखते ही देखते कैसे मर सकते हैं? क्या मौत इसी तरह अचानक हमला करती है? उसने कलाई छोड़ दी। फिर घुटनों के बल रेंगती हुई करीब आई, उसके सीने पर सर रख कर उसकी धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगी। पारस गर्दन ढलकने के बाद उसी तरह झुक गया था कि वो पूरी तरह उसके सीने तक पहुंच नहीं सकती थी। फिर भी उसने सुनने की कोशिश की और नाकाम रही। तब वो चीख मारकर पीछे हट गई, नहीं नहीं कहते हुए दूर जाने लगी। चारों तरफ घूम घूम कर देखते हुए कहने लगी, ओ गॉड, ये क्या हो गया? अब मैं तन्हा इस जंगल में कैसे रहूंगी? कहाँ जाऊंगी? मुझे डर लग रहा है। जंगल में उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। फिर उसने पारस की तरफ घूमकर पीछे हटते हुए कहा, पारस उठ जाओ पारस, उठ जाओ, जाओ जाओ, आओ आओ। वो पारस को उठने के लिए कह रही थी और उसकी लाश से डर भी लग रहा था। वो पीछे हट रही थी, दोनों हाथों से सर थामकर चारों तरफ देख रही थी। ऐसे वक्त यही समझ में आया कि दिन की रोशनी में जितना फासला तय कर सकती है और जितनी जल्दी किसी बस्ती तक पहुंच सकती है, उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, वरना वो भी तरह इस जंगल में मारी जाएगी। ये सोचते ही वो तेजी से दौड़ते हुए दरिया के किनारे पहुंची। वहां से पलट कर देखा, पारस बहुत दूर एक दरख्त के पास घास पर इसी तरह बेसुरकत पड़ा हुआ था। वो वहां से दौड़ते हुए दरिया के किनारे किनारे जाने लगी। अब उसकी यही कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा फासला ज्यादा से ज्यादा तेजी से तय कर ले। उसने जूडो कराटे की तरबियत हासिल की थी। रोजाना अलग सुबह 1 आध किलोमीटर तक दौड़ लगाती थी। यह रियाजत अब काम आ रही थी। वो बड़ी दूर तक दौड़ती हुई गई, फिर रफ्तार जरा सुस्त कर दी, लेकिन तेजी से चलती गई। जब सांस जरा बहाल होने लगी तो फिर दौड़ लगाना शुरू कर दी। वो इसी तरह कभी दौड़ रही थी, कभी तेजी से चल रही थी। जब तक पारस चलता रहा था वो नखरे करती रही थी। उसे सताने के लिए, परेशान करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। आज सुबह तक ये आस थी कि ऐसी सुबह रफ्तारी बरकरार रखेगी तो उसके आदमी मदद के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन पारस ने उसकी आस हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। अब वो दौड़ते हुए सोच रही थी, अगर पहले ही पारस के साथ दौड़ लगाती रहती और तेजी से चलती रहती तो अब तक किसी न किसी आबादी तक पहुंच जाती। अब तनहा दौड़ती हुई पता नहीं कितने मील का फासला तय कर चुकी थी। आखिर एक जगह थक कर रुक गई। उसके कदम डगमगा रहे थे, वो रुकना नहीं चाहती थी। डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। अब उसे महसूस हुआ जैसे कोई दौड़ रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर कान लगाकर सुनने लगी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो एकदम से सहम गई, इधर उधर बचाव का रास्ता तलाश करने लगी। फिर एक दरख्त के पीछे जाकर चीखते हुए बोली, कौन है यहाँ, कौन है? उसके बोलते ही आवाज़ रुक गई थी। गहरा सन्नाटा छा गया था। वो कान लगाकर सुनने लगी। अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो उल्टे कदमों पीछे की तरफ जाते हुए चारों तरफ देखती जा रही थी। कई मिनट गुजरने के बाद भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो पलट कर फिर दरिया के किनारे दौड़ने लगी। इस बार उसकी रफ्तार और तेज हो गई थी। खौफ के मारे और ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल निढाल हो गई थी। उसके कदम डगमगा रहे थे। खुद को दौड़ने के काबिल नहीं समझती थी, बल्कि कहीं थक कर गिर जाना चाहती थी, लेकिन अचानक फिर दौड़ने पर मजबूर हो गई थी। इंसान को अपनी जिंदगी से बहुत प्यार होता है। वो अपनी सलामती के लिए कांटों पर भी दौड़ता चला जाता है। आफताब मगरबी किनारे तक पहुंच गया था। धूप ढल गई थी। शाम के साए फैलने लगे थे। वो आखिर लड़खड़ाते हुए दरिया के किनारे गिर पड़ी। दौड़ने की भी इंतहा होती है। दोपहर से दौड़ रही थी, अब शाम हो गई थी। हालांकि मुसलसल दौड़ नहीं लगाई थी, बीच बीच में रुक जाती थी और तेजी से चलने लगती थी। अपनी सांसों को बहाल करने के बाद फिर दौड़ लगाती थी। बहरहाल उसे आज की दौड़ सारी उम्र याद रहेगी। वो बुरी तरह हांफते रहने के बाद सीधी होकर बैठ गई। अब सांस बहाल हो रही थी, मगर भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो पेट पर हाथ रखकर इधर उधर देखने लगी, फिर चीख मारकर एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। उससे कुछ फासले पर पारस खड़ा हुआ उसी फल को दांतों से काट काट कर मजे से खा रहा था। वो चंद लम्हों तक उसे बेयकीनी से देखती रही, फिर घूर कर बोली, तुम जिंदा हो? वो फल खाते हुए बोला, बहुत ही लजीज है, एक बार खाओगी तो खाती ही चली जाओगी। वो गुस्से से बोली, यू चीट, धोखेबाज, फरेबी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने झुककर पत्थर उठाया, फिर खींच कर मारा। पारस एक तरफ हट गया। उसने दूसरा पत्थर मारा। वो फिजा में उछला, फिर वापस जमीन पर आ गया। वो अचानक जोरदार कहकहा लगाने लगी, जैसे पागल हो गई हो। फिर हंसते हंसते अचानक रोने लगी। पारस उसे गौर से देखने लगा। वो कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी और उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर करीब आकर एकदम से लिपट गई। धाड़े मार मार कर रोते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, ऐसा क्यों किया? मैं दहशत से मर जाती तो तुम्हें क्या मिल जाता? वो बोला, मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ मिलने वाला है। खुदा के लिए मुझे छोड़ो तो सही। नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। तुम जालिम हो, तुम बेरहम संगदिल हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऐसा कहते कहते उसने पारस के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। वो एकदम से बौखला गया। जिस बात की तवक्को ना हो और वो होने लगे तो चंद लम्हों के लिए हवास बजा नहीं रहते। चंद लम्हों के बाद पारस ने उसे एक झटके से अलग कर दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो फिर उसकी तरफ बढ़ना चाहती थी। उसने जल्दी से उसके हाथ पर एक फल रख दिया, फिर कहा, इसे खाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। ये कहकर उसने जल्दी से मुंह फेर लिया, फिर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा।
उसका दिल अजब तरह से धड़क रहा था। आज से पहले ना दिल कभी खौफ से धड़का और ना ही किसी शदीद जज्बे से। हत्ता कि जोजो के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। वो शरारतें करते हुए एक दूसरे के साथ लौटपोट होते रहते थे। इसके बावजूद उनके दरमियान शैतान नहीं गया, कमबख्त इधर चलाया। वह चलते चलते रुक गया। उसने पलट कर देखा। सलारा मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। वो पानी के करीब गया। लहरों में उसका अक्स मुंतशिर हो रहा था। उसने अपने अक्स पर थूक दिया। सलारा ने हैरानी से पूछा, ये किस पर थूक रहे हो? अपने आप पर। वह हैरानी से बोली, क्या मतलब? मुझे और मेरे भाई पारस को इदारे में तरबियत देने वाले बहुत से बुजुर्ग हैं, जिनमें सरे फहरिस्त जनाब शेख अल फारस साहिब हैं। उन्होंने हमें दीनी तालीमात दी और शैतान से बचने के गुर सिखाए हैं। सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब बहकने का अंदेशा हो तो इंसान अपने आप पर थूक दे। इस तरह शैतान कमज़ोर पड़ जाता है। मलून की समझ में यह आ जाता है कि जो शख्स अपनी ज़ात पर थूक सकता है वो उस पर भी थूक सकता है। वो खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर बोली, मैं समझ गई, और जो समझ चुकी हूँ उससे बहुत खुशी हो रही है। आज से तुम्हारी और शैतान की जंग शुरू हो चुकी है। वो पलट कर एक तरफ चलते हुए बोला, तुम्हारी हंसी बता रही है कि शैतान की जीत पर तुम्हें खुशी होगी। तुम जिसे शैतान कहते हो मैं उसे उम्र का तकाजा कहती हूँ। आज से तुम्हारे अंदर भी तकाजे होते रहेंगे। तुम अपनी फिक्र करो, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, फिर वही जंगल होगा और वही तारीकी होगी। जंगलों की आवाज़ें रह रहकर सुनाई दे रही हैं। उनमें खूंखार दरिंदे भी होंगे जो अपने शिकार को चीर फाड़ कर खाने के बाद पानी पीने के लिए दरिया के किनारे आते हैं। हम भी किनारे किनारे चल रहे हैं, उनसे मुलाकात यकीनी है। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं पेश आने वाले हालात की संगीनी से आगाह कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक चाकू के सिवा कोई हथियार नहीं है। अब क्या होगा? दोपहर से चलते चलते रात होने लगी। कोई बस्ती दिखाई नहीं दी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम किसी इंसानी आबादी तक पहुंच सकेंगे। अगर कोई दरिंदा इधर आ निकला तो क्या करोगे? मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम उसे उम्र के तकाजे की बात करना। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अब इसे मजाक कह रही हो? क्या सारे जज्बात हवा हो गए? प्लीज़ काम की बात सोचो। बहुत डर लग रहा है, ऊपर से भूख सता रही है। पारस ने जेब से 2 फल निकाल कर देते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था, तुमने एक ही खाया है, लो और खाओ। उसने फलों को लिया, फिर उन्हें खाते हुए बोली, ये बहुत लजीज है लेकिन इनसे पेट नहीं भर सकता। मैं तुम्हें अगवा करते वक्त भूल गया था कि तुम्हारे साथ किचन का स्टॉक भी लाना चाहिए। आखिर तुम काम की बात क्यों नहीं कर रहे? कोई काम की बात हो तो करूं। सीधी सी बात है, अगर किसी दरिंदे ने हमला किया तो हमारे सामने बचाव का सिर्फ एक रास्ता है, और वो ये कि हम दरिया में छलांग लगाकर गहराई की तरफ जाएं और लहरों की जद पर तैरते हुए दूर निकल जाएं। वो बोली, हम अंधेरे में एक दूसरे को तैरते हुए नहीं देख सकेंगे। तुम कहीं चले जाओगे, मैं कहीं पहुंच जाऊंगी। मुझसे एक भूल हुई। हेलीकॉप्टर वालों की मौत के बाद उनकी तलाशी लेना चाहिए थी। उनकी जेब से माचिस और लाइटर जैसी चीज़ें मिल सकती थी जो इस वक्त काम आती। हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगाते। इस तरह दरिंदे हमसे दूर रहते और हम किसी एक जगह रात गुजार देते। मगर अब क्या होगा? मैं तुमसे बिछड़कर रात को तनहा नहीं भटक सकती, मारे खौफ के मर जाऊंगी। उसकी बात खत्म होते ही दूर किसी दरिंदे की आवाज़ सुनाई दी। वह सहम कर उसके बाजू को सख्ती से जकड़कर साथ साथ चलने लगी। पारस परेशान हो गया। अब इस तरह साथ चलने से कुछ होने लगता था। मजबूरी यह थी कि उसे अलग करने से भी वो अलग ना होती, बल्कि और कंबल बन जाती थी। लिहाजा जिस हद तक थी उसी हद तक उसे बर्दाश्त कर लेना दानिशमंदी थी। वह चलते चलते रुक गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए एक तरफ देखने लगे। बहुत से दरख्त दूर तक टूटे हुए थे। झाड़ियां भी जमीन बोस हो गई थी। यूं लगता था जैसे उन पर बहुत भारी भरकम ट्रैक्टर गुजर गया हो। वह सरगोशी में बोला, मोहतात रहो, जैसे ही खतरा पेश आए दरिया में छलांग लगा देना। वह लरसती हुई आवाज़ में बोली, क्या यहाँ कोई छुपा हुआ है? मैं सोच रहा हूँ दरख्तों और झाड़ियों की ऐसी हालत क्यों हो गई। पिछले दिनों जब मैं तुम्हारी कैद में था तो ज़बरदस्त तूफान आया था। रास्ते में कई दरख्त हमें टूटे हुए मिले, लेकिन इस तरह एक ही जगह इतने दरख्त और इतनी झाड़ियाँ ज़मीन बोस नजर नहीं आई। यहाँ कोई खास बात है? खास बात होने दो, आगे बढ़ जाओ, ख्वामखा किसी खतरे को दावत ना दो। नहीं सलारा, मैं मालूम करूंगा आखिर यहाँ क्या बात है। तुम बिल्कुल किनारे खड़ी रहो। किसी भी खतरे के वक्त तुम्हारे फरार के लिए यह दरिया मौजूद है। पहले उसने बाजू से पकड़ा हुआ था, फिर सामने आकर घेर लिया। कहने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? देखो, ये जो सामने दरख्त गिरा हुआ है, मैं इस पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करूंगा। अंधेरा जरूर है लेकिन सितारों की रोशनी में शायद कुछ नजर आ जाए। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फिर चलो। वो आगे बढ़ना ही चाहते थे कि ठन की आवाज़ सुनाई दी, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। वह फिर सहमकर चिपकना चाहती थी। पारस ने फौरन एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने खौफ से फ़ायदा उठाए चली जा रही हो। खुद को ज़हीन कहती हो, क्या इतना नहीं समझ सकती कि यहाँ एक या एक से ज़्यादा लोग हैं। उनके पास ट्रैक्टर या बुलडोज़र किस्म की गाड़ी है जो इन दरख्तों को तोड़ती और झाड़ियों को कुचलती हुई आगे गई है। तुम कैसी बातें करते हो? इस जंगल में ट्रैक्टर या बुलडोज़र कहाँ से आ जाएगा? तुमने अभी लोहे से लोहा टकराने की आवाज़ सुनी है या नहीं? और वो आवाज़ अच्छी भारी भरकम थी। वो उसका हाथ खींचता हुआ एक तरफ ले गया जहाँ एक दरख्त गिरा हुआ था। वो एक तने पर चढ़ गया, फिर हाथ का सहारा लेकर सलारा को ऊपर चढ़ाया। वो दोनों उस पर संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे। शाखों का सहारा लेकर गिरे हुए दरख्त की बुलंदी तक जाने लगे।
लेकिन आगे साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। जंगल घना था, निगाहों के सामने शाखों की पत्तियां ही पत्तियां थीं जिन्होंने सामने का मंजर छुपा लिया था। दिन का वक्त होता तो शायद इन पत्तियों से परे देखा जा सकता। वो मायूस होकर सरगोशी में बोला, यहां से कुछ नजर नहीं आएगा, नीचे उतरकर आगे बढ़ना होगा। क्यों ख्वामखा अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? हम चुपचाप यहाँ बैठकर रात गुजार देंगे। यह तुम्हारे लिए बहुत महफूज जगह है। तुम जरा देर बैठी रहो, मैं जाऊंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। उसने हाथ पकड़ लिया। मैं अकेली नहीं रहूंगी। अरे तो क्या तुमने मुझे निकाह पढ़ा लिया है? हालात को समझा करो। मैं एक ही बात समझती हूँ, और वो ये कि मुझे तुमसे अलग नहीं रहना चाहिए। वो बेबसी से बोला, अच्छी बात है, चलिए आओ मेरे पीछे। वह फिर शाखों से उतरते हुए तने पर पहुंचे, फिर वहां से जमीन पर आ गए, मगर बहुत देर हो गई थी। फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अगर 2-4 आदमी होते और कोई काम कर रहे होते तो इसके बाद भी आवाज़ आती, या फिर उनकी गुफ्तगू रात के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देती। वो गिरे हुए दरख्तों और झाड़ियों से जरा दूर आ गया, एक लंबा चक्कर काटकर फिर उसी तरफ जाने लगा जहां से ठन की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दोनों दबे कदमों चलते और फिर रुक जाते, चारों तरफ मोहतात नजरों से देखते, फिर आगे बढ़ने लगते। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ठिठक गए। सितारों की मध्यम सी रोशनी में एक बहुत बड़ी लॉन्च दिखाई दे रही थी। दोनों ने एक दूसरे को ताज्जुब से देखा। ये बात समझ में आ गई कि पिछले दिनों जब जोर की आंधी चली तो ये लॉन्च दरिया से गुजर रही थी। आंधी ने इसे दरिया से उछालकर इन झाड़ियों में फेंक दिया था। जहां वो लॉन्च पड़ी हुई थी उसके आसपास ऊंचे घने दरख्त थे। शायद इस लॉन्च को हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए तलाश किया गया हो, लेकिन घने दरख्तों के साए में होने के बायस वो किसी को नजर नहीं आई हो। सलारा ने सरगोशी में कहा, इसमें जरूर कुछ लोग होंगे, क्या हम उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं? पारस ने लॉन्च के करीब एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम उस पर चढ़ सकती हो? हाँ, मगर चढ़ना क्या जरूरी है? निहायत जरूरी है। अगर हम उन लोगों को दोस्त ना बना सके तो उनकी दुश्मनी से महफूज रहने के लिए पहले पनाहगाह ढूंढ लेना चाहिए। क्या तुम भी दरख्त पर चढ़ोगे? अहमकाना बातें ना करो, मैं तुम्हें एक महफूज मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी परवाह मत करो। अगर वो दुश्मनी पर उतर आएंगे तो मैं उन्हें झांसा देकर कहीं का कहीं निकल जाऊंगा, लेकिन बाद में वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं तो मुझे धोखा देकर चले जाओगे। जरा अकल से काम लो। इस वीराने में ना आदम है ना आदमजाद। ऐसे में हमें एक बड़ी लॉन्च नजर आ रही है। इसमें खाने पीने का सामान जरूर होगा, हथियार भी होंगे, हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मोहब्बत से समझाओगे तो समझ लूँगी। मैं मोहब्बत से ही समझा रहा हूँ। नहीं, मोहब्बत का यकीन दिलाकर समझाओ। वह बेबसी से सोचने लगा, मैं क्या करूँ? इसे साथ रखकर लॉन्च के करीब जाना या उन लोगों को मुखातिब करना दानिशमंदी ना होगी। हो सकता है वो बेदरेग फायरिंग शुरू कर दें। मैं तो किसी तरह बच निकलने की कोशिश करूंगा, मगर इसका क्या बनेगा? ये तो मारी जाएगी। या हो सकता है वो फायरिंग ना करें, हमें लॉन्च में बुलाएं और एक हसीन दोशीज़ा को देखकर दरिंदे बन जाएं। वह सोचते सोचते चौंक गया। सलारा कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम मुझे धोखे से यहाँ छोड़कर भाग जाना चाहते हो। वो मोहब्बत से करीब आ गया, उसे मोहब्बत से समझाने लगा। वो थोड़ी देर बाद खामोश होकर बोली, अब मुझे यकीन आ गया है, तुम जो कहोगे वही करूंगी। वो दोनों उस दरख्त के करीब आए। उसने चढ़ने में सलारा की मदद की। वो ऊपर चढ़ती चली गई। जब नज़रों से ओझल हो गई तो वो उस दरख्त से दूर चला गया। फिर एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर आवाज़ दी, यहाँ कोई है? रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, यहाँ कोई है? वो बाज गश्त मध्यम पड़ती गई, मगर जवाब नहीं मिला। सलारा दरख्त की एक शाख पर बैठी देख रही थी। पारस साए की तरह नजर आ रहा था। वो पत्थर से कूदकर नीचे आया, वहां से 2-4 पत्थर उठाए। फिर उसने बड़े से पत्थर पर पहुंचकर दूसरी बार आवाज़ दी, इज देयर एनीबॉडी? उसकी आवाज़ फिर रात के सन्नाटे में दूर दूर तक चकराने लगी। इसके बाद खामोशी छा गई। तब पारस ने एक पत्थर खींच कर मारा। वो लॉन्च के किसी हिस्से में जाकर गिरा। ठन की आवाज़ आई। शायद वो लोहे की रेलिंग से टकराया था। इसके बाद उस पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो लकड़ी के फर्श पर से लुढ़कता जा रहा हो। थोड़ी देर बाद फिर खामोशी छा गई। कोई रद्द अमल नहीं हो रहा था, कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था, और पारस को इत्मीनान भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने साफ तौर पर ठन की ऐसी आवाज़ सुनी थी जैसे किसी ने लोहे को लोहे से टकराया हो। ऐसी आवाज़ ख्वामखा पैदा नहीं हो सकती थी। अलबत्ता बंदर जैसे शरीर जानवर ऐसी हरकत कर सकते थे, लेकिन जंगल के इस हिस्से में एक भी बंदर नजर नहीं आया था। अगर इस लॉन्च पर कोई जानवर पहुंच गया है और उसने किसी तरह ठन की आवाज़ पैदा की है, तो पारस के जवाब देने और पत्थर फेंकने से उस जानवर का रद्द-ए-अमल जरूर होता, जबकि नहीं हुआ। वह पत्थर से कूदकर नीचे आया, तेजी से चलता हुआ उसी दरख्त के पास पहुंचा जहां सलारा चढ़ी हुई थी। फिर वो भी उस पर चढ़ता चला गया। उसके करीब आने पर सलारा ने आहिस्तगी से कहा, यहाँ से जहाज का ऊपरी हिस्सा कुछ कुछ नजर आ रहा है। पारस उसके करीब से गुजरकर दूसरी शाख पर चढ़ता हुआ और आगे जाने लगा। उस दरख्त का एक हिस्सा लॉन्च की तरफ झुका हुआ था, लेकिन जरा दूर था। वहां से लॉन्च का अर्शा कुछ और वाज़ेह हो गया था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता जहाज का बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। रस्सी के बंडल थे, रस्सी की सीढ़ी भी थी। लोहे का बहुत सा सामान बिखरा हुआ था। 2-4 राइफलें भी इधर उधर पड़ी हुई थी।
अगर वो दरख्त से उतरकर लॉन्च पर चढ़ना चाहता तो शायद मुमकिन न होता, क्योंकि जहाज का अर्शा ज़मीन से बहुत ऊंचा था। वहां तक पहुंचने के लिए रस्सी की सीढ़ी बहुत ज़रूरी थी, जो लॉन्च के अर्शे पर पड़ी हुई थी। सलारा आहिस्ता आहिस्ता उस शाख पर आ रही थी। उसने कहा, तुम दूसरी शाख पर जाओ, जब मैं अर्शे पर पहुंच जाऊं तो दरख्त से नीचे उतर जाना, मैं रस्सी की सीढ़ी फेंकूंगा। वो ताज्जुब से बोली, तुम अर्शे पर कैसे पहुंचोगे? पहले तुम दूसरी शाख पर जाओ और उसे मजबूती से पकड़कर बैठी रहो। वो दूसरी शाख पर ज़रा दूर चली गई, फिर उसे मजबूती से पकड़कर बैठ गई। पारस अब उसी शाख पर और आगे की तरफ जा रहा था। वो अर्शे से कुछ बुलंदी पर था, लेकिन फासला तकरीबन 10 फुट था और वो शाख पर से 10 फुट की छलांग नहीं लगा सकता था। फिर सलारा ने उसे तारीफी नज़रों से देखा। वह शाख को पकड़कर लटक गया था और अब झूल रहा था, कभी आगे और कभी पीछे झूलता जा रहा था। 10 फुट के फासले को कम से कम करता जा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे गिर पड़ेगी। पारस ने पहले ही समझा दिया था कि शाख को मजबूती से पकड़कर बैठी रहे। दरख्त का वो हिस्सा तेजी से हिल रहा था। वह शाख से लिपट गई। इधर वो तेजी से झूलता जा रहा था। शाख उसे लॉन्च के करीब से करीब तर करती जा रही थी। जब वो फासला बहुत ही कम रह गया तो अचानक उसने शाख को छोड़ दिया, एक जस्त लगाई और फिजा में लहराता हुआ अर्शे पर पहुंचकर गिर पड़ा। छलांग लगाने वाले कभी सीधे जमीन पर जाकर पांव के बल खड़े नहीं होते। वो जानबूझकर ऐसे अंदाज से गिरते हैं कि चोट कम से कम आती है। दूसरे लम्हे वो उठकर खड़ा हो गया और कपड़े झाड़ने लगा। सलारा फखर से तनकर शाख पर यूं बैठ गई जैसे यह कारनामा खुद उसने अंजाम दिया हो। वह हैरत से सोचने लगी, ये हमारा दुश्मन है। इसने हमारे भाई के मुंह पर तेजाब फेंका और उसकी आंखें हमेशा के लिए ज़ाया कर दी। वो आंखें हम सबके लिए अहम थी। यह हमारा दुश्मन है। इसने भाई जॉर्ज की हथेली में सुराख कर दिया। हमारे पास एक ही हेलीकॉप्टर था, उसे तबाह कर दिया। हमारे कितने ही आदमी मार डाले। हिसाब करो तो दुश्मन ही दुश्मन नजर आता है, लेकिन मुझे क्यों अपना अपना सा लग रहा है। क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खिंचा जाता है। ये कैसा पागलपन है। मैं इससे कम से कम 10 बरस बड़ी हूँ। फिर यह कैसी कशिश है, कैसी दीवानगी है। क्या इसी को औरत की कमजोरी और हमाकत कहती हैं? ऐसी हमाकत जिसने मेरी जहानत को पिछाड़ कर रख दिया है।